स्वागत है आपका ओपनिंग ट्रेड में। मैं हूं शरद दुबे, मेरे साथ मेरे सहयोगी हैं अभिषेक सत्यव्रतम और मानसी दवे। अभिषेक, शुरुआत करते हैं शो से एक शानदार विन, एक हिस्टोरिक विन टेस्ट मैच में। देखिए नंबर 2 है ड्रॉ, लेकिन इतनी कहानी हुई है बीच में और बहुत एक अच्छा 25 दिन का जो है टेस्ट का हमें मनोरंजन मिला है। जरा बताएं किस तरह देख रहे हैं ये लास्ट विन जो आया है इंडिया के लिए। मानसी, शरद, गुड मॉर्निंग। देखिए, मैं तो पहले ये कहूंगा कि ये गोरों ने थोड़ा हमें परेशान करके रखा हुआ है। उधर ट्रम्प ने परेशान किया है, थोड़ा इंग्लैंड ने परेशान किया है, FIs आ नहीं रहे हैं, तो थोड़ी दिक्कतें थी। लेकिन हाँ, कल की जो जीत है थोड़ी राहत देने वाली जरूर है। और देखिए, अगर जीतते नहीं अगर ना, तो शरद पूरा देश बड़ा निराश होता, क्योंकि टॉप रन गेटर भारत का, सबसे ज्यादा विकेट टेकर भारत का, डोमिनेंस अगर हम स्टेशन वाइज देखें तो भारत का, जीत की पोजीशन में हमने पहला टेस्ट गंवाया, तीसरा भी हम जीत सकते थे। तो ये जो स्कोर लाइन है 2-2 के ना, ये मतलब थोड़ा सा ना दर्शा रहा है कि ठीक है, मामला बराबरी पर खत्म हुआ है। लेकिन जिन्होंने क्लोजली फॉलो किया है उन्होंने देखा है कि नहीं, काफी मजबूत स्थिति में था। और कल अब ये 35 रन इंग्लैंड को चाहिए था, 4 विकेट भारत को चाहिए था। और भारत के पास अगर मोहम्मद हो और कृष्ण अगर हो, फिर कैसे आप हारेंगे। तो ये दम दिखा है सिराज ने और प्रसिद्ध कृष्णा ने, कमाल की बॉलिंग की है और 4 विकेट ये चटका के जीत भारत की झोली में डाल दी। तो काफी राहत वाली बात है और काफी ये सुकून देने वाली बात ये है। कल बहुत सारे लोग उम्मीद करके नहीं चल रहे थे, हालांकि मन के कोने में रहा होगा कि नहीं भारत जीत जाए, और ऐसे जीत आती है। देखिए, इंग्लैंड ने ना मतलब काफी शातिर हरकतें की। चौथे दिन भी रोलर चलाया, हेवी रोलर, पिच को पाटा कर दिया, रन बनाना इजी हो गया था। 5वें दिन भी उन्होंने ये किया। तो ये जो पिच क्यूरेटर हो गए या फिर ग्राउंड स्टाफ हो गए, उनकी जो मिली भगत थी इंग्लैंड की टीम के साथ साथ, भारत ने उसके बावजूद ये जीत हासिल की है। तो सिराज को हैट्स ऑफ, मतलब पूरे दमखम के साथ वो बॉलिंग करते हैं। 23 विकेट लिया और दिखा दिया कि नहीं, सरताज हैं टीम के। वर्कलोड मैनेजमेंट कुछ नहीं, 180 ओवर से ज्यादा बॉलिंग की है सिराज ने। तो सिराज के 23 विकेट, पूरी सीरीज में शुभमन गिल के 750 रन एक सीरीज में, मतलब कमाल किया कैप्टन के तौर पर शुभमन गिल ने। और उनका नाम तो डॉन ब्रेडमैन से सीधे नीचे लिया जा रहा है कि कप्तान के तौर पर पहली सीरीज में दूसरे सबसे ज्यादा रन शुभमन गिल के हैं। तो कमाल की ये सीरीज रही है और ये सुकून देने वाली है जीत कल की। सही कहा अभिषेक आपने। तो भारतीय टीम ने तो अपना कमाल दिखा ही दिया है और हाँ, गर्व है हम सभी को भारतीय टीम, क्रिकेट टीम पर। लेकिन हाँ, भारतीय बाजार की भी अब बात करते हैं और कल भारतीय बाजार ने भी अपना कमाल दिखाया। लेकिन आज सुबह जो ट्रिगर्स और ग्लोबल फ्रंट से हमें जो टेक अवेज मिल रहे हैं, क्या भारतीय बाजार इन ट्रिगर्स को भी डाइजेस्ट कर कल ही की तरह आज भी तेजी की चाल पकड़ेंगे या नहीं, बड़ा सवाल है। बाजार के लिए जो बड़े संकेत है इस वक्त आप अपने पर देख रहे हैं। सबसे पहले ट्रंप की भारत पर टैरिफ बढ़ाने की धमकी और भारत ने इसका पलटवार किया है। जी हां, डोनाल्ड ट्रंप जो है वो भारत को समझा रहे हैं और डायरेक्ट कर रहे हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, लेकिन भारत जो है वो ट्रंप की इन गीदड़ भभकियों से अब नहीं डर रहा है और भारत भी इस पर पलटवार कर रहा है। बुलेटिन में आगे विस्तार से इस पर बात करेंगे। इसके अलावा अगर आप देखेंगे अमेरिकी बाजार में कल हमने अच्छा एक्शन देखा है। गिफ्ट निफ्टी की तरफ से इम्प्लाइड ओपन जो है हल्के फुल्के महज 25 अंकों की कमजोरी है, लेकिन एशियाई बाजार का मिला जुला स्टांस है। ग्लोब के फ्रंट पर विस्तार से यहाँ भी बातचीत होगी और साथ ही भारतीय बाजार की अगर बात करें, स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स, खबरें भी हैं और रिजल्ट का एक्शन भी आज के सत्र में। सबसे पहले इंडसइंड बैंक पर नजर होनी चाहिए क्योंकि यहाँ पर एमडी और सीईओ जो है राजीव आनंद नए एमडी और सीईओ पद संभालेंगे 25 अगस्त से और 3 साल का इनका कार्यकाल होगा। इसके अलावा पेटीएम के लिए भी खबर आती हुई एक बड़ी ब्लॉक डील की 3,800 करोड़ रुपए की ब्लॉक डील की संभावना है, जिसके चलते ये स्टॉक भी आज फोकस रेडार में रहेगा। नतीजों के लिहाज से डीएलएफ अनुमान के मुताबिक नतीजे रहे, वहीं औरबिंदो फार्मा के नतीजे जो हैं मिले जुले हैं। तो दोनों स्टॉक रिजल्ट बैक्ड एक्शन पर किस तरह से रिएक्ट करते हैं, इस पर भी फोकस करना होगा। तो ये 4 बड़े संकेत, 4 बड़ी तस्वीर जिसके इर्द गिर्द आज बाजार जो है वो ट्रेंड करते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो कमेंट्री आ रही है उस पर जो है सबकी नज़र है। मानसी, ग्लोबल क्यूज एक तरफ, डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ, और डोनाल्ड ट्रंप
एकमात्र ग्लोबल क्यू से भी ज़्यादा ही बड़े हो चुके हैं, बट वो रोज़ कुछ ना कुछ कर रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं, इंडिया का भी एक पलटवार आया है और वो बनता ही है जिस तरह आ रहे हो। धीरे धीरे बाजार डिस्काउंट भी किया जा रहा है। गिफ्ट निफ्टी देखिए पहले 60-70 पॉइंट गिरा था और अब देखे तो ऑलमोस्ट कह सकते सिर्फ 27 पॉइंट गिरा हुआ है। तो किस तरह देख रहे हैं, पहले ट्रंप की क्या कमेंट्री आई, भारत ने क्या बोला और क्या इम्पैक्ट आएगा, जरा बताएं। बिल्कुल, देखिए शरद, गुड मॉर्निंग। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कब तक डोनाल्ड ट्रंप इसी तरह के अगर मूव्स दिखाएंगे तो कोई भी देश कब तक इसे इस पर रिएक्शन देगा। हम इसे डाइजेस्ट कर चुके हैं और डिस्काउंट कर चुके हैं और इस तरह की गीदड़ भभकियों से अब नहीं डरते। ट्रंप की तरफ से भारत के लिए जो स्टेटमेंट आते हुए दिखे हैं ट्रूथ सोशल पर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए जानना है, लेकिन इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भारत ने जवाब क्या दिया है। ट्रंप का ये कहना है कि भारत न सिर्फ बड़ी मात्रा में रूस से तेल खरीद रहा है बल्कि उसे खुले बाजार में भारी मुनाफे के साथ बेच भी रहा है। भारत को परवाह नहीं है कि यूक्रेन में रूस कितनी ज़्यादा तबाही मचा रहा है, इसीलिए हम भारतीय सामानों पर लगने वाले टैरिफ में भारी बढ़ोतरी करेंगे। ये ट्रूथ सोशल पर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से स्टेटमेंट आया, लेकिन इसका जवाब जो है भारत ने भी दिया। और सीधी बात है कि किसी भी देश को डायरेक्ट करने का काम कोई और देश के राजनेता नहीं कर सकते। डोनाल्ड ट्रंप कोशिशें जरूर कर रहे हैं, लेकिन भारतीय बाजार इन सब चीजों को दरकिनार करते हुए अपनी तेजी का रुख अपना रहे हैं और अपने स्टांस जो है उसे बदल नहीं रहे हैं। नेगोशिएशंस भी अपने रैशनल अप्रोचेस से डोनाल्ड ट्रंप को जो है करारा जवाब भी दे रहे हैं और ट्रंप के इस धमकी का भारत ने भी जवाब दिया और भारत ने भी इसकी आलोचना की है। और उन्होंने खुद ये कहा कि रशिया की अगर बात वो कर रहे हैं, खुद यूएस और साथ ही यूरोपियन यूनियन जो है वो किस तरह के ट्रेड नेगोशिएशंस करते हैं वो पूरा का पूरा देश, पूरी की पूरी दुनिया जानती है। तो इस तरह की धमकियां हमें ना दें, भारत की तरफ से ये स्टेटमेंट्स आते हुए। अब यूएस के मार्केट्स और साथ ही अन्य ग्लोबल फ्रंट पर देखें, गिफ्ट निफ्टी की तरफ से आज सुबह हम देख रहे थे कि ज़्यादा गिरावट थी, वो गिरावट थमती हुई नजर आ रही है। जहाँ 50 अंकों की गिरावट थी वो 40 अंकों में बदलती दिखी। इस वक्त जहाँ हम बात कर रहे हैं महज 25 अंकों की बिकवाली है 24,766 के लेवल्स पर गिफ्ट निफ्टी। अमेरिकी बाजार में कल हमने देखा अच्छा एक्शन था। इंडेक्स वाइज डाउ, नैस्डैक, S&P में बढ़त थी और बढ़िया तेजी के साथ सारे इंडिसेस जो हैं वो क्लोज होते हुए नजर आए। एशियाई बाजार मिला जुला स्टांस आज सुबह दिखा रहे हैं जिस पर हमें नजर रखनी चाहिए। गिफ्ट निफ्टी की बात हमने करी, जापान के बाजार में 250 अंकों की बढ़त है। कोरिया का बाजार 1.5% चढ़ा है। वहीं चीन में भी मजबूती देखने को मिली है और इसके साथ साथ कच्चे तेल की चाल और बुलियन मार्केट पर भी नजर रखिएगा जरूर, बिकॉज ऑयल की ही तो बात हो रही है और रशिया के साथ ऑयल नेगोशिएशंस को लेकर जो भारत के टेक्स हैं उसी पर तो डोनाल्ड ट्रंप को शिकायत तो है, परेशानी है और इसी के चलते कच्चे तेल की चाल जो है ओवरऑल इम्पैक्ट है जो कि एक बनता हुआ दिख रहा है। एनर्जी पैक जो है काफी इंपॉर्टेंट मायने रखता है। $68-69 बैरल के आसपास ब्रेंट क्रूड घरेलू बाजार में भी इम्पैक्ट नजर आ रहा है। कॉमेक्स पर गोल्ड सिल्वर की अगर बात करें मजबूती है वहां, सुरक्षित निवेश के तौर पर ये जो ग्लोबल अनसर्टेनिटीज है उसके चलते अब सोने चांदी की तरफ जो है निवेशक बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। घरेलू बाजार में भी बढ़त हमने देखी सोने चांदी की चाल में। US 10 ईयर बॉन्ड यील्ड 4.2% पर, डॉलर इंडेक्स 98-99 के लेवल्स पर। ऑल इन ऑल ग्लोबल फ्रंट पर सब कुछ जो है कह सकते हैं कि ठीक नजर आ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप अपनी कोशिशें जारी रख रहे हैं, उनका जो स्टाइल है वो स्टाइल मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन इस स्टाइल को अब हम सब समझ चुके हैं और इससे हम कोई बड़ा इम्पैक्ट नहीं देखते हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि इसका एक नीजॉक रिएक्शन आ सकता है, लेकिन भारतीय बाजार आज किस तरह से रिएक्ट करते हैं इस पर खास तौर से हमें नजर रखनी होगी। हमारे खुद के ट्रिगर्स भी हैं जिस पर हमें रिएक्ट करना है, तो सिर्फ ग्लोब के ट्रिगर्स पर अब हम रिएक्ट नहीं करते हैं। क्विकली आगे बढ़ेंगे। FIS-DIS का एक्शन, भारतीय बाजार के लिए आज की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, निफ्टी बैंक निफ्टी की तरफ से क्या स्ट्रैटेजी रणनीति बनानी है, इन सब चीज़ों पर हमें विस्तार से बातचीत करनी है। सबसे पहले FIS-DIS का एक्शन लेकर आते हैं। हाँ, विदेशी संस्थागत निवेशक, अभी जैसे अभिषेक बता भी रहे थे कि गोरे काफी परेशान कर रहे हैं। FIS की तरफ से बिकवाली है और ये बिकवाली जारी है। ऑलमोस्ट 11th सेशन है जबकि हम बिकवाली FIS की तरफ से देख रहे हैं। कल भी 2566 करोड़ का आंकड़ा और अब पिछले 5 सेशंस की बिकवाली के आंकड़े तो देख ही रहे हैं और कुल मिलाकर देख लीजिए तो कितनी बड़ी बिकवाली FIS लगातार किए जा रहे हैं। लेकिन इसके ठीक सामने हम देख रहे हैं 21st सेशन DIS भारतीय बाजार को संभालने की कोशिश करते हुए। DIS के आंकड़े देखेंगे तो मजबूती पाएंगे, खरीदारी का रुख अपना रहे हैं। अभिषेक, गुड मॉर्निंग, बताइए FIS-DIS से शुरुआत करते हैं, उसके बाद निफ्टी बैंक निफ्टी, और कल तो निफ्टी ने काफी अच्छा प्रदर्शन दिखाया था। मानसी, गुड मॉर्निंग। देखिए, FIS की पोजीशनिंग में कोई चेंज नहीं आ रहा है और लगातार वो बिकवाली कर रहे हैं
और कल के सत्र में भी हमने देखा है कि 2,500 करोड़, थोड़ी क्वांटम छोटा जरूर है लेकिन बिकवाली का ही आंकड़ा निकल के आया है। तो लगातार 11वें सत्र में एफआईज की सेलिंग है और डीआईएस की बात करें तो वो तो लगातार मतलब ऐसा लग रहा है कि नहीं, जब तक एफआईज बेचना नहीं रोकेंगे तब तक वो खरीदना जारी रखेंगे। तो वहां से सपोर्ट निकल के आ रहा है, लेकिन एफआईज की तरफ से शॉर्ट कवरिंग का ना आना थोड़ा सा निराशाजनक है। काफी ज्यादा शॉर्ट हैं, अब उनकी लॉन्ग होल्डिंग है सिर्फ 9% की है इंडेक्स फ्यूचर्स में, लेकिन जो परिस्थितियां हैं वो थोड़ी सी ना नेगेटिव है बाजार के लिए। एक तरफ ट्रंप परेशान कर रहे हैं, अब ट्रंप के स्टेटमेंट को ना बाजार में देखिए बहुत गंभीरता से ऐसा ले नहीं रहा है। और आप ये देखिए गिफ्ट ये 27 अंक नीचे आपको दिखेगा। रात को मैं चेक कर रहा था करीब 70 से 75 अंकों के आसपास की गिरावट थी और मे बी आज के आज थोड़ा सा नीजक रिएक्शन आए शुरुआत में, लेकिन आप हरा निशान भी निफ्टी में देखेंगे। इस बात की पूरी उम्मीद लग रही है क्योंकि बाजार ने बिल्कुल ट्रंप को खारिज कर रखा है। तो ये एफआईज की थोड़ी सी ना जो प्रॉब्लम में ये है कि वो अर्निंग्स को देख रहे हैं। अर्निंग्स सॉलिड अगर आती हैं, अब तो कितने 12 ही नतीजे बच गए हैं निफ्टी के, लेकिन अभी तक वो सपोर्ट मिला नहीं है जो नतीजों से मिलना चाहिए था ना, वो सपोर्ट नहीं आया है। वो सपोर्ट कहां से आएगा? क्या वो सपोर्ट फिर से आरबीआई देने का काम करेगा? कल आरबीआई की पॉलिसी आएगी। अब 3 बार में तो रेपो रेट में कटौती हो गई है 1% की, सीआरआर को भी कट कर दिया है, लिक्विडिटी इंजेक्ट किया है और आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने यह भी कहा कि जो ट्रांसमिशन है पहले के मुकाबले थोड़ा तेज रफ्तार से हो भी रहा है। क्या फिर से एक बूस्टर डोज देंगे आरबीआई गवर्नर? अगर वो देते हैं कंजम्पशन को बूस्ट करने के लिए, इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए, तो बाजार के लिए एक बड़ा ब्रीदर होगा और मे बी एफआईज के लिए भी एक ट्रिगर का काम करे। लेकिन थोड़ी निराशाजनक है ये मानसी, क्योंकि हमने देखा था कि 4 महीने लगातार एफआईज ने बाइंग की थी, फिर उस बाइंग पर ब्रेक लग गई और जुलाई में हमने बड़ी सेलिंग देखी है, 45,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की। अगस्त की शुरुआत भी लैकलस्टर हुई है, तो थोड़ी निराश करने वाली है। लेकिन अब ये लग रहा है कि इससे नीचे नहीं जाना चाहिए, 9% से नीचे, क्योंकि इतनी भी खराब नहीं है हमारी स्थिति, हमारे फंडामेंटल्स ऐसे कमज़ोर नहीं है। ठीक है, अर्निंग्स की ग्रोथ उतनी नहीं आ रही है, कंपनियों की जो नतीजा आ रहे हैं उतने सॉलिड नहीं आए हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत उसमें कोई निराशा की कोई लक्षण दिखाई दे रहे हों। तो मुझे लगता है कि ये लास्ट लेग में है, जो कुछ होना था एफआईज की तरफ से हो गया। परसों हमने देखा कि 8.5% थी लॉन्ग होल्डिंग, कल थोड़ी सी बड़ी है, 9% के आसपास की है और थोड़ी शॉर्ट कवरिंग आनी चाहिए। बाजार मान लीजिए यहां से स्थिर हो जाता है ना मानसी, और 3-4 सत्र की अगर तेजी दिख गई, 25,000 25,200 ये बड़े क्रूशियल लेवल, अगर इसको हमने रीगेन कर लिया जहां से हम गिरे थे, तो फिर बाजार में आप एफआईज को फिर झक मार के मजबूर होकर फिर शॉर्ट्स थोड़े काटने पड़ेंगे। और एफआईज मान लीजिए अगर ये 10% से लेकर मान लीजिए इनकी लॉन्ग होल्डिंग अगर 30% भी अगर हो जाती है, तो फिर आप बाजार में एक बड़ी रैली देखेंगे। लेकिन ये भविष्य की चीजें हैं, ये हम एंटिसिपेशंस में कह सकते हैं, हम आंकड़ों को देख के हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ ऐसा होगा वैसा होगा। जब तक ये होता नहीं तब तक हम कुछ कह पाने की स्थिति नहीं है, क्योंकि हम ये लगातार देख रहे हैं कि 20% काफी लंबे समय तक 18-20% रहा, फिर वहां से बढ़ा और अब गिरते गिरते 10% के भी नीचे की लॉन्ग होल्डिंग है। देखते हैं क्या ट्रिगर बनता है। कई सारे हैं। बाजार ने वैसे ये ट्रंप की गिदड़ भभकियों को, धमकियों को ना डिस्काउंट करना, नजरअंदाज करना ये शुरू कर दिया है और ये बाजार के लिए, ये बाजार की परिपक्वता को दिखाती है और ये संकेत अच्छे निकल के आ रहे हैं। अब बाजार की जो है, अब देख सकते हैं कि डिस्काउंट पूरी तरह कर रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप की एक ही सर्टेनिटी है कि वो अनसर्टेन रहते हैं। निफ्टी इम्प्लाइड ओपन भी देखिए तो थोड़ी सी रिकवरी ज़रूर कर रही है, उस पर तो नज़र ज़रूर रखेंगे। लेकिन निफ्टी की क्या स्ट्रैटेजी होगी अभिषेक, खास करके यहाँ पे बाय द डिप की रणनीति बनती है इनिशियल ट्रेड पे, और किस तरह देख रहे हैं, क्योंकि कल एक अच्छी अपमूव जो है देखने मिली थी और सस्टेन किए थे रिलायंस, और आप कह सकते हैं अच्छे आईटी कंपनीज में अच्छी रिकवरी, और डेज हाई पे लगभग क्लोज किया था निफ्टी 24,700 के लेवल्स के कंफर्टेबली ऊपर। तो किस तरह स्ट्रैटेजी देख रहे हैं आज अभिषेक? शरद देखिए, कल भी हमने कहा था कि ओवरनाइट ट्रेड लेकर जाने में थोड़ा रिस्क है और ट्रंप क्या बयान देंगे, क्या स्टेटमेंट देंगे, क्या कुछ होगा जियोपॉलिटिकल फ्रंट पर, यह पता नहीं है। और देखिए रात होते होते फिर ट्रंप की तरफ से ये स्टेटमेंट आ गया। हालांकि पहली बार हमारी सरकार ने ट्रंप की धमकी, ट्रंप के स्टेटमेंट पर रिएक्शन दिया है, और ना सिर्फ रिएक्शन दिया है बल्कि वेल थॉट ये जो स्टेटमेंट आया है विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर
जायसवाल की तरफ से, ये वेल थॉट है, ये ट्रंप को आईना दिखाने वाला है, ये यूरोपीय यूनियन को आईना दिखाने वाला है। भारत ने बताया है कि हमने क्रूड क्यों खरीदा, हमारे रूस के साथ क्या रिलेशंस हैं उसकी भी बातचीत की, अमेरिका क्या करता रहा है, ईयू क्या कर रहा है, ये भी भारत ने कहा। भारत ने यह भी कहा कि आपके अपने ट्रेड रिलेशंस जारी हैं। आप अमेरिका को भारत ने बोला है कि आप हमें तो बता रहे हैं लेकिन आप यूरेनियम खरीद रहे हैं रूस से, तमाम तल्खी के बावजूद भी आप वहां से पैलेडियम की खरीदारी कर रहे हैं क्योंकि आपकी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए आपको पैलेडियम चाहिए। ईयू देशों को जो कि थोड़ी भारत से नाराजगी उनकी रही है, वो भी क्यों अमेरिका के दबाव में कहा है कि आपने 2024 में $64 बिलियन का आपने ट्रेड किया है रशिया के साथ, जो कि भारत से कहीं ज्यादा है। तो ये पूरी तरह से आईना दिखाया है। और ये मतलब ये जो बयान आया है ना विदेश मंत्रालय का शरद मासी, इसको पढ़ के ना मजा आ गया कसम से। आपका सीना जो है ना थोड़ा गर्व से फूलना चाहिए कि भारत अपना दम दिखा रहा है कि हम अमेरिका के दबाव के आगे झुकेंगे नहीं। और अमेरिका भी जो हितैषी बनने की का जो दिखावा कर रहा है कि वो यूक्रेन को लेकर बहुत फिक्रमंद है, वहां पर जो युद्ध चल रहा है, लेकिन सभी को याद है कि उन्होंने ज़ेलेंस्की के साथ किस तरह का सलूक किया है। सबको पता है कि एक डील उन्होंने की है, हालांकि उसको भी रेटिफाई किया जाना बाकी है। यूक्रेन में जो मिनरल का जो रिजर्व है, जो वहां पे मेटल का रिजर्व है, उस पर अमेरिका की गिद्ध दृष्टि है और उसके लिए वो चाहता है कि भारत जो है रूस के साथ अपने रिश्ते थोड़ा सा ना तोड़े। हिम्मत नहीं हो रही कि वो रूस पर ऐसा दबाव बना पाए। सैंक्शंस की बात करें, मैं सुबह भी चर्चा कर रहा था, इन टोटल मतलब जान के पढ़ के आश्चर्य होगा, मुझे भी डेटा को 2-3 बार देखना पड़ा। टोटल जो ग्लोबली जो सैंक्शंस रूस पर लगे हैं उनकी संख्या है करीब 27,000 के आसपास। उसमें से अकेले करीब 8,000 अमेरिका के सैंक्शंस हैं, लेकिन रूस नहीं झुक रहा है। चीन से कुछ कह पाने की हिम्मत नहीं है क्योंकि जबकि चीन देखिए वो तो सबसे ज्यादा खरीद रहा है कच्चा तेल रशिया से, लेकिन चीन पर प्रेशर बना नहीं पा रहे हैं क्योंकि चीन के साथ बिजनेस टाइप से और निर्भरता भी है चीन पर, प्रोडक्ट्स को लेकर, सर्विसेज को लेकर। आपकी कंपनीज वहां काम करती हैं। और क्या भारत पर निर्भरता नहीं है? गूगल, मेटा, आपके एक्स, इसके अलावा एप्पल, भारत इनके लिए बड़ा मार्केट है। तो भारत ने ये बहुत ही बढ़िया ये रिप्लाई दिया है। और आप ये देखिए, मुझे सबसे अच्छी चीज क्या लग रही है कि जो गिफ्ट निफ्टी रात को करीब 75 अंक नीचे दिखाई दे रहा था, वो गिरावट रह गई है सिर्फ 25 अंकों के आसपास की। तो मुझे लगता नहीं कि निवेशकों को तो खैर चिंता करने की कोई जरूरत है ही नहीं। जो इन्वेस्टर हैं उनके लिए कोई टेंशन नहीं है। और ऐसे बहुत सारे तनाव आए हैं, बाजार उसको दरकिनार करके आगे बढ़ा है। और ये ट्रंप ने कुछ दिनों पहले भी धमकी दी थी कि अगर भारत रूस से अगर कच्चा तेल खरीद रहा है तो हम जुर्माना लगाएंगे, पेनल्टी लगाएंगे। अब ये स्पेसिफाई नहीं हुआ कि अब ये जो बता रहे हैं कि हम टैरिफ बढ़ाएंगे, जुर्माना लगाएंगे, वो क्या चीजें होंगी आगे। लेकिन मुझे लगता नहीं कि बाजार इन सब चीजों से डरने वाला है। और आज में भी ये थोड़ी सी ना अगर नीजर रिएक्शन आता है तो लोअर लेवल से बाइंग भी आ सकती है और इंडेक्स आपको हरे निशान में भी दिख सकता है, ऐसा मेरा कन्विक्शन आज के लिए कह रहा है। लेकिन अगर हम सेटअप की बात करें तो आप देखिए ग्लोबली कोई दिक्कत की बात नहीं है। डाउ में हमने तेजी देखी, नेस्डैक में तेजी देखी, एशियाई बाजारों की बात करें वहां पर भी तेजी है। और क्रूड आपके लिए सपोर्ट में थोड़ा सा आया है क्योंकि भाव आ गए हैं $69 के नीचे, क्योंकि सितंबर से प्रोडक्शन बढ़ने की उम्मीद है और उसके चलते थोड़ी नरमी आई है। आज की अगर हम स्ट्रेटजी की बात करें अगर शरद अगर निफ्टी के लिए, तो सपोर्ट रेंज मुझे लगता है 24,600 से 24,550 की ये सपोर्ट रेंज है। रेजिस्टेंस जो हमने कल भी बताया था 24,800, ये निफ्टी के लिए एक रेजिस्टेंस का रेंज है। तो ये 300 साढ़े 300 अंकों की रेंज रहने की उम्मीद है। और मेरा मानना है कि अगर गैप डाउन से मान लीजिए अगर ओपनिंग अगर होती भी है ना तो थोड़ा सा ना खरीदने के लिए बहुत हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए। रिकवरी की उम्मीद तो मुझे लग रही है, बट जल्दबाजी नहीं करें, थोड़ा सा सेटल हो जाने दें। और ये मे बी ये भी हो सकता है कि इंट्राडे में उतार चढ़ाव थोड़ा बना रहेगा, तो जो ट्रेड करना है थोड़ा संभल के ट्रेड करना है। आज किसी के मन में अगर यह प्रश्न आ रहा हो कि क्या शॉर्ट करना है, बहुत कम गैप के साथ हम खोल रहे हैं, नहीं, शॉर्ट अवॉइड कीजिए। शॉर्ट रिस्की हो जाएगा इस बाजार में,
क्योंकि ये ट्रम्प की जो भी गिदड़ भविकी मैं कहूंगा जो भी आ रही है, बाजार उसको डिस्काउंट करके चल रहा है। 24,600 24,550 ये आपके लिए एक सपोर्ट का रेंज होगा और रेजिस्टेंस 24,800 के आसपास का आज निफ्टी के लिए काम करेगा। इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स अभिषेक बताते हुए, लेकिन निफ्टी बैंक कल शानदार रिकवरी देखने मिली, लेकिन दोनों हेवीवेट्स एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक ने पार्टिसिपेट कल के जो रैली में नहीं किया, लेकिन फिर भी देखिए निफ्टी बैंक जो है हरे निशान में जो है शायद क्लोज किया था। और इम्पोर्टेंटली बता दूं कि अगर एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक भी इस पार्टी में शामिल हो जाते हैं, क्योंकि इनका वेटेज बहुत ज़्यादा है, तो लगता है मीनिंगफुल लेवल्स पे अभिषेक निफ्टी बैंक अप मूव दिखा सकता है। क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे? शरद बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि देखिए निफ्टी बैंक में जो वेटेज का जो खेल है ना, उसके पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि ये बदलना चाहिए। अब दो बैंकों का अगर 53% के आसपास का वेटेज होगा तो फिर तो क्या होगा ना कि निफ्टी बैंक आपको हरे निशान में दिखने की जो संभावना हो जाती है ना, वो बहुत कम हो जाती है। तो कल एचडीएफसी बैंक 1% कमजोर हुआ, आईसीआईसीआई बैंक करीब आधे % कमजोर हुआ और ये निफ्टी बैंक में हमने महीने भर के सबसे निचले स्तर पर कल जाते हुए देखा। कल 55,500 के सपोर्ट को भी इंट्राडे में थोड़ा सा ब्रीच किया था निफ्टी बैंक ने। निफ्टी बैंक को लेकर कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ी इम्यून भी है। मतलब अब ग्लोबली जो टेंशन होंगे एक्सपोर्ट इंपोर्ट को लेकर, थोड़ा देखिए सेंटिमेंटल इम्पैक्ट तो आता ही है, बिजनेस पे आता है तो फिर बैंकों पर भी आता है, लेकिन उतना ज़्यादा तनाव नहीं है। मेरा मानना है कि 55,400 का सपोर्ट आज के सत्र के लिए लगा के चलना चाहिए। 56,000 एक रेजिस्टेंस का स्तर होगा निफ्टी बैंक के लिए। और आरबीआई की पॉलिसी अब कल आने वाली है, देखते हैं। हालांकि उम्मीदें तो नहीं है रेट कट की इस बार, क्योंकि 3 बार में 1% की कटौती हो चुकी है आरबीआई की दरों में। लेकिन जिस तरह से इकोनॉमिक कंडीशंस बन रहे हैं, थोड़ा जीडीपी पर थोड़े से असर की बात हो रही है अमेरिका के टैरिफ के चलते, एक्सपोर्टर थोड़े से परेशान दिख रहे हैं। तो डिमांड ये हो रही है कि अगर 6 साल के निचले स्तर पर अगर आपकी महंगाई दर है, अगर आपके इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की जो ग्रोथ है वो 10 महीने के निचले स्तर पर है, तो आपके पास गुंजाइश है एक रेट कट और देने के लिए 0.25% की। एसबीआई रिसर्च ने भी ये कहा है, कुछ ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म्स हैं वो भी ये कह रहे हैं। तो थोड़ी सी उम्मीदें हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है। बार्कले आई थिंक कि नोमुरा या बार्कलेज किसी का तो स्टेटमेंट आया था कि रेट कट की जो संभावना है वो 35% ही है। तो उम्मीदें नहीं है, लेकिन मे बी सरप्राइज एक आ सकता है आरबीआई की तरफ से 0.25% का। और अगर वो आता है तो निफ्टी बैंक के लिए एक बढ़िया बूस्टर का काम करेगा। तो निफ्टी बैंक में बहुत ज़्यादा मैं डाउन साइड देख नहीं रहा हूँ। यहाँ से 55,400 का ये सपोर्ट मान के चलिए, 56,000 रेजिस्टेंस का लेवल होगा। और बाय ऑन डिप्स करने के लिए मुझे लगता है निफ्टी बैंक ठीक है। बट कंडीशन ये है कि अब ये एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, क्योंकि ये दोनों चले भी हैं। एचडीएफसी बैंक अपने रिकॉर्ड हाइस पर पहुंचा था, वहां से थोड़ी सॉफ्टनेस हम देख रहे हैं, थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आ रही है। अगर ये नरम रहते हैं तो फिर थोड़ी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि बाकी 10 शेयर भी उतना वेटेज नहीं रखते हैं जितना ये 2 शेयर रखते हैं। तो आज कुल मिलाजुलाकर माहौल ऐसा कोई बहुत नेगेटिव नहीं है। हाँ, लेकिन जो कंटिन्यूएशन होनी चाहिए थी तेजी की, जो कल हमने देखी बाजार में, आज वो जारी रहती ग्लोबल संकेतों के दम पर, उसको ट्रंप ने थोड़ा डेंट करने का काम किया है। लेकिन भारत की तरफ से जो ये करारा जवाब आया है, ये नीड ऑफ द आवर थी, ये होना था और भारत ने अपना स्टैंस बिल्कुल साफ कर दिया। अब यहां से एक चीज हो सकती है कि आगे जाके गोइंग फॉरवर्ड, क्योंकि ट्रंप लगातार हमलावर हैं, भारत की विदेश नीति में भी हम थोड़ी सी बदलाव देखेंगे। और क्या ब्रिक्स के जो देश हैं, रशिया, चाइना, क्या उनके साथ भारत के रिश्ते और प्रगाढ़ होंगे, ये अलायंस मजबूत होगा और अमेरिका को आगे क्या काउंटर करेगा अपने हितों के लिए, ये थोड़ी देखने वाली चीज होगी। तो समीकरण बड़े दिलचस्प बनते हुए दिख रहे हैं यहां से, और ट्रंप यहां से हमलावर रहेंगे, ये भी अब पूरी तरह से साफ हो गया है। तो बाजार में थोड़ी सी अनिश्चितता बनी रहेगी। बिल्कुल, बाजार में थोड़ी अनिश्चितता बनी रहेगी, लेकिन एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बने रहें बाजार में। और ऑफ कोर्स वॉलेटिलिटी आज तो रहेगी एज अ ट्रेडर, लेकिन नेट जो है भारत के मैक्रोस ठीक हैं और ऑफ कोर्स अर्निंग्स पे अगर इम्प्रूवमेंट आता है तो नेक्स्ट लेग ऑफ रैली भी आपको बाजार में देखने मिल सकती है। लेकिन पूरे वायदे बाजार को डिकंस्ट्रक्ट कैसे करना है, क्या पोजीशनिंग लेनी है, ट्रेडर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आते सुनते हैं कि आज का सेटअप कैसा लग रहा है, और पुलकित हमारे साथ जुड़ रहे रिसर्च टीम से बताएंगे कि पोजीशनिंग क्या है, अब क्या कर सकते हैं। जी शरद जी,
गुड मॉर्निंग। तो एफएनओ सेटअप की बात की जाए तो कल एक छोटा सा हमने पॉजिटिव अपमूव देखा था। वो हमने सुबह बात भी की थी कि मार्केट ओवर सा नजर आ रहा है, तो वहां से एक छोटा अपमूव आ सकता है। वो मूव आया भी। अब आज को देख लेते हैं कि आज कैसा क्या हो सकता है। देखिए, इंडिया विक्स बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं है, ऑलमोस्ट सेम लेवल पे है। कल जब हम ये बात कर रहे थे 11.98 था, आज 11.97 है, ऑलमोस्ट सेम। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कंफर्टेबल पोजीशन है। पुट कॉल रेशो की बात की जाए तो निफ्टी में जो वीकली का पुट कॉल रेशो है वो 0.83 है, और वहीं बैंक निफ्टी में जो मंथली का पुट कॉल रेशो है वो 0.83 है। मतलब ये दोनों भी सेम है और दोनों कंफर्टेबल रेंज में है। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट की बात करते हैं इंडेक्स फ्यूचर्स में, तो निफ्टी के लगभग -2.33% का चेंज देखा गया है, और जो ट्रेंड था कल वो शॉर्ट कवरिंग था, इसीलिए वो छोटा सा अपमूव हमने देखा भी था। वहीं अगर हम हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो पुट में जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है वो थोड़ा नीचे है, 23,500 के पास है, और वहीं अगर मैं कॉल में बात करूं तो 25,000 के पास है। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं तो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट जो इंडेक्स फ्यूचर में है वो लगभग 5.6% का है, और जो ट्रेंड है वो लॉन्ग बिल्डअप का है। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट की बात कर लेते हैं किस स्ट्राइक प्राइस पर है, तो पुट और कॉल दोनों ही में ये 57,000 की स्ट्राइक प्राइस के ऊपर बना हुआ है। एफआई लॉन्ग पोजीशन हल्की सी बढ़ के आई है कल के मुकाबले। कल जो एफआई की लॉन्ग पोजीशन थी वो लगभग 8.6% थी, आज वो 9% के आसपास है। तो ठीक है, मतलब और ज़्यादा शॉर्ट एफआई ने अभी इंडेक्स में नहीं किया है। अगर मैं डीआई लॉन्ग पोजीशन की बात करूं तो ये लगभग 66.83% है, उसके पहले 66.85 थी, तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही पोजीशन है। एफएनओ बैन में देख लेते हैं तो सिर्फ एक शेयर है जो अभी एफएनओ बैन में है, पीएनबी हाउसिंग। अब अगर आज के थोड़े से ट्रेड के बारे में बात कर ले, जो ऑप्शन का डेटा कह रहा है उस हिसाब से 24,800 एक छोटा सा रेजिस्टेंस हो सकता है। 24,800 से 24,900 की पूरी ही रेंज एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकती है। तो अगर वहां पे थोड़ा बहुत आता है तो ऊपर से जो कॉल राइटिंग है उसका दबाव थोड़ा मिल सकता है। तो वहां पे जो ट्रेडर्स हैं वो थोड़ा ध्यान रखें कि ऊपर जैसे ही जाता है तो वहां पे थोड़ी सी अपनी पोजीशनों को उस हिसाब से एडजस्ट कर लें। तो शरद जी, ये था एफएनओ के बारे में कि एफएनओ में क्या पोजीशंस बन रही है। बाकी दिन में अगर कोई बड़ा मूव या छोटा मूव हम देखेंगे तो वो दर्शकों को बता देंगे। बाकी कल के क्यूज आपने बता ही दिए हैं कि एयरटेल का रिजल्ट, एमपीसी की मीट, तो जैसा भी होगा ऑप्शन में हम बता देंगे। जी बिल्कुल, धन्यवाद पुलकित। तो बहुत सारे इवेंट्स भी हैं अपार्ट फ्रॉम जो भी नीजक रिएक्शन देखने मिलता है शुरुआती स्तर पे, उस पर भी नज़र रहेंगे। और याद रखिए अर्निंग्स चल रहा है तो बहुत सारे मिड कैप स्मॉल कैप अर्निंग्स भी जो हैं इस हफ्ते आने वाले हैं, तो बाजार उस रुख पे भी जो है नज़र रखेंगे। लेकिन चलिए हमारे टेक्निकल गेस्ट के पास चलते हैं। हमारे साथ किरण जानी जुड़ रहे हैं जयनाम ब्रोकिंग से, और भाविन पैटेल जुड़ रहे हैं हमारे साथ भाविन मेहता जुड़ रहे हैं हमारे साथ दौलत कैपिटल से। गुड मॉर्निंग जेंटलमैन, गुड मॉर्निंग किरण, गुड मॉर्निंग भाविन। सबसे पहले किरण से शुरुआत करते हैं। किरण, किस तरह बाजार का सेटअप लग रहा है? थोड़ी सी नीजक रिएक्शन आ सकती है? वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो ओवरऑल अगर हम बाजार का सेटअप देखें तो कहीं ना कहीं कल की जो क्लोजिंग है वो स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग है। रीजन भी अगर आप देखोगे तो लगातार जो गिरावट आ रही है एक महीने से, जुलाई महीने के प्रॉपरली हम बात करें तो पूरा जुलाई महीना नेगेटिव रहा था। जुलाई महीने की स्टार्टिंग 25,600 से हुई थी और हमने देखा कि उसकी जो एक्सपायरी है कहीं ना कहीं 24,800 के आसपास आई। वहां से स्टार्टिंग ऑफ द टू डेज ऑफ अगस्त हमने देखा कि जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट था 24,800 उसको ब्रेक किया, लेकिन कहीं ना कहीं 24,500 को अभी तक होल्ड रखा है। 24,535 के लो बनाए फ्राइडे के दिन। कल एक अच्छा खासा रिकवरी हमने देखा। कल का कैंडलस्टिक्स पैटर्न आप देखोगे तो कहीं ना कहीं बुलिश हरामी जो रिवर्सल कैंडलस्टिक्स पैटर्न है, साथ ही साथ आप इंट्राडे के ऊपर तो मल्टीपल पॉजिटिव डाइवर्जेंस है, लेकिन जो हायर टॉप हायर बॉटम के अंदर रिज्यूम करने की बात थी वो पहली बार कल हमने लो से पूरी कैंडल कंप्लीट होते हुए देखी, और वो प्रीवियस डे के हाई के ऊपर तो नहीं बट एटलीस्ट प्रीवियस डे के ओपन के ऊपर बंद हुई है। सो इंट्राडे चार्ट्स के ऊपर हायर टॉप हायर बॉटम पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग दिस 1 मंथ। तो ये एक पॉजिटिव चीज है। दूसरी तरफ 24,600 650 उसका एक क्लस्टर सपोर्ट था जिसको तोड़ दिया था, उसके ऊपर कल सक्सेसफुली रिक्लेम किया और साथ ही साथ एक अच्छा क्लोजिंग हमें 24,700 के ऊपर देखने को मिला। तो इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू वापिस देयर आर चांसेस कि हम 24,700 750 के बीच में एक सप्लाई जोन देख सकते हैं, बट ओवरऑल हमें लग रहा है कि स्ट्रक्चर यहाँ पे काफी पॉजिटिव है और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी काफी अच्छा बन रहा है यहाँ पे। तो कोई भी गिरावट आती है इस गिरावट में डेफिनेटली लॉन्ग कीजिए। रिसेंटली जो लो बने हैं 24,535 उसके आसपास का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, और अगस्त महीने के एंड तक हम वापिस 25,000 के ऊपर के लेवल यानी कि 25 125 200 की रेंज में डेफिनेटली आ सकते हैं। तो एज ऑफ नाउ
निफ्टी में हमारा बुलिश व्यू रहेगा विद द स्टॉप लॉस ऑफ 24,500 फॉर द टारगेट ऑफ 25,200। बैंक निफ्टी की बात करें तो बिकॉज ऑफ आरबीआई पॉलिसी थोड़ा म्यूटेड रहेगा, तो थोड़ा कॉशियस स्टांस रहेगा यहाँ पे, लेकिन 55,000 यहाँ पे भी एक क्लस्टर सपोर्ट है। जब तक वो ब्रेक नहीं करता है तब तक आप बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हो। 55,000 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। इमीडिएट लेवल पे 56,500, जैसे 56,500 का लेवल क्रॉस होगा हम 57,200 तक की रैली देख सकते हैं। तो ओवरऑल महीने के लिए हमने आपको लेवल बताया है 55,000 बैंक निफ्टी के लिए और निफ्टी के लिए 24,500। 24,500 ये निफ्टी के लिए सपोर्ट लेवल, निफ्टी बैंक के लिए 55,000 का सपोर्ट। और किरण जी कह रहे हैं कि ये महीना ख़त्म होते होते हम निफ्टी को हो सकता है कि 25,200 तक भी जाते हुए देखें, और निफ्टी बैंक 57,000 के ऊपर 57,200 के लेवल को भी अचीव कर सकता है। किरण जी, आपके मुंह में घी शक्कर, बहुत शुक्रिया आपका ये उत्साह बढ़ाने वाले स्टेटमेंट्स के लिए, और गुड मॉर्निंग, आज हमें समय दे रहे हैं आप। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये समझ लेते हैं, ये तो इंडेक्स की प्लानिंग आपकी पूरी पक्की वाली होगी। हमारे साथ भाविन मेहता भी हैं हमारे साथ, आई थिंक कि इस शो में पहली बार जुड़ रहे हैं। भाविन जी, आपका विशेष आभार, बहुत शुक्रिया आपका भी आज समय देने के लिए। चलिए आपसे शुरू कर लेते हैं, बताइए आपके आज के सौदे कौन से होंगे? स्टॉक्स में आप कौन से शेयरों को लेकर बुलिश हैं या फिर कहां बेरिश हैं? क्या ट्रेड्स हैं सर आपके? थैंक यू, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो अगर आज हम देखेंगे तो दो स्टॉक्स पे बात करेंगे। फर्स्ट वन है एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस। ये स्टॉक 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास से कंसिस्टेंटली रिवर्सल दे रहा है। अगर लास्ट पूरा ये साल की पूरी रैली हम देखते हैं, स्टॉक बढ़ा है फ्रॉम अबाउट 1400 टू क्लोज टू अबाउट 1800 नाउ। और डिस्पाइट मार्केट में जो भी वीकनेस है, ये स्टॉक स्ट्रांगली 20 और 50 डे ईएमए को होल्ड करने की ट्राई कर रहा है। हम यहाँ पे एक पॉजिटिव व्यू देख रहे हैं। स्टॉक जब तक 1775 के ऊपर रहता है, मुझे लग रहा है ये स्टॉक की मूवमेंट चाल करीबन 1950 टू 2000 तक हो सकता है। ओवरऑल काफी पॉजिटिव ट्रेड सेटअप है। एडिंग टू दैट हम लोग यहाँ पे काफी अच्छा ओआई एडिशन देख रहे हैं लोअर लेवल पे, जो दिखा रहा है कि लोअर लेवल पे अच्छा एक सपोर्ट बना हुआ है। इसमें एक शॉर्ट टेक्निकल सप्लाई बन रहा है करीबन 1875 1876 के आसपास। अगर ये क्रॉस करता है तो डेफिनेटली ये स्टॉक को मिस नहीं करना चाहिए। ओवरऑल व्यू पॉजिटिव साइड पे है। सेकंड स्टॉक वोल्टास, अगर ये काउंटर देखेंगे तो बहुत ही लास्ट 1 ईयर में स्टॉक ऑलरेडी 1600 वाला करीबन 1350 के आसपास कोट कर रहा है। स्टॉक में यहाँ पे काफी अच्छा कंसोलिडेशन पैटर्न देखने में आया है। वॉल्यूम्स लास्ट कपल ऑफ डेज से बढ़ते जा रहे हैं ऑन एडवांस, जो हमारे लिए एक पॉजिटिव साइन है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एक शॉर्ट टर्म टेक्टिकल ट्रेड बन सकता है टुवर्ड्स लेवल ऑफ 1450 टू 1500 ऑन अपसाइड। ऑन डाउनसाइड स्टॉप लॉस करीबन 1300 के आसपास रखना चाहिए। जब तक 1300 का लेवल होल्ड है, हाई प्रोबेबिलिटी स्टॉक 1450 टू 1500 के आसपास मूव कर सकता है। ठीक है, ये दो शेयर आपके लिए। भाविन जी की तरफ से टारगेट स्टॉप लॉस आपके स्क्रीन पर एसबीआई लाइफ और वोल्टास में खरीदारी करने की सलाह है। वोल्टास के लिए टारगेट होगा जो वो है 1500 रुपए का, 1300 रुपए का स्टॉप लॉस। टारगेट थोड़े से बड़े लग रहे हैं भाविन जी, ये कब तक अचीव हो जाएंगे? इस हफ्ते तक आ जाएंगे टारगेट से? सो ये पोजिशनल व्यू है, शॉर्ट टर्म व्यू नहीं है। स्टॉक में ओवर नेक्स्ट 1 to 3 मंथ्स का व्यू बन रहा है हमारा। दिस इज नॉट इंट्राडे काइंड ऑफ ट्रेडिंग एक्टिविटी दैट वी मे ऑब्जर्व। स्टॉप लॉस रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल है, तो डेफिनेटली ये दोनों स्टॉक में एक बार के लिए शॉर्ट टर्म के लिए देखना चाहिए। ठीक है, बहुत शॉर्ट टर्म नहीं है, थोड़ा पोजिशनल व्यू है। 1 से 3 महीने के अंदर ये टारगेट्स अचीव होते हुए दिखेंगे। 1831 का एसबीआई लाइफ है, टारगेट 1950 और 2000 रुपए का इसके लिए 1775 का स्टॉप लॉस आप लगा के चलिएगा। ठीक है, किरण जी आप बताइए, आप कहां पर बुलिश हैं और आप क्या खरीदने की सलाह दे रहे हैं?
जी, ओवरऑल अगर हम मार्केट में कल का रिएक्शन देखेंगे तो कहीं ना कहीं मेटल हमारे नजर पे है, और निफ्टी मेटल का चार्ट पैटर्न भी काफी स्ट्रांग था। और मेटल के अंदर सभी स्टॉक्स में कल हमने नीचे के लेवल से एक रिकवरी देखी, लेकिन जिंदाल स्टील एंड पावर काफी स्ट्रांग लग रहा है हमें इस ड्यूरिंग ओवरऑल पैक के अंदर। अगर आप जिंदाल स्टील एंड पावर का चार्ट देखोगे तो सभी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के ऊपर है, साथ ही साथ इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट ऑलरेडी उसने दे दिया था, रीटेस्ट किया। अभी तक स्टॉप लॉस के ऊपर से उसने काफी अच्छा एक रिकवरी हमें देखने को मिल रहा है। तो 980 के आसपास ट्रेड कर रहा है, मोमेंटम इंडिकेटर पे भी बुलिश जोन के अंदर ट्रेड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं जिंदाल स्टील एंड पावर हम लॉन्ग करके जाएंगे। 980 के आसपास की क्लोजिंग थी। 1040 के टारगेट आप 2 से 3 दिन में एक्सपेक्ट कर सकते हो जिंदाल स्टील एंड पावर में। और जो स्टॉप लॉस यहाँ पे हमें मेंटेन करना है वो 960 का मेंटेन करना है। तो 960 के स्टॉप लॉस के साथ 1040 का टारगेट जिंदाल स्टील एंड पावर बाई करेंगे। दूसरा एक कल हमें अपसाइड जो देखने को मिला था वो ऑटो के अंदर देखने को मिला था, और अगर आपको ध्यान हो तो लगातार हम 10 से 15 दिन से ऑटो के लिए काफी बुलिश है। और उसमें भी टू व्हीलर स्पेस हमने देखा, टू व्हीलर स्पेस में कल हीरो मोटर कॉर्प हो गया या बजाज ऑटो हो गया, टीवीएस मोटर हो गया, आइशर मोटर हो गया, काफी अच्छी एक रिकवरी हमें देखने को मिली है। अब नाउ सेम टाइम ऑटो के अंदर जो हैवी व्हीकल्स लाइक जो अशोक लेलैंड है वहां पे हमें काफी एक अच्छा अपमूव देखने को मिल सकता है। रीजन बिंग प्रीवियसली हमने देखा था कि स्टॉक 120 125 के आसपास कंसोलिडेट हुआ, ऊपर में 128 तक गया, सस्टेन नहीं कर पाया, वापस नीचे आया, वापस 120 118 के आसपास स्टॉक ने एक हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बनाई है। कल उसमें फॉलो बाइंग भी देखा, 50 दिन की मूविंग एवरेज पे क्लोजिंग आया है, मोमेंटम इंडिकेटर पे बुलिश डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है। तो 118 के स्टॉप लॉस के साथ मुझे लग रहा है कि एक बार अशोक लेलैंड में हम पोजिशनली लॉन्ग करके जा सकते हैं। यहाँ आप 135 तक के टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डेफिनेटली ये 5 से 7 दिन आपको होल्ड रखना पड़ेगा। तो ऊपर में 135 तक के टारगेट और 118 के स्टॉप लॉस के साथ अशोक लेलैंड बाई। तो अशोक लेलैंड एंड जिंदाल स्टील पावर दो हमारी तरफ से बाई कॉल रहेंगे। अशोक लेलैंड और जिंदल स्टील एंड पावर JSPL ये दो शेयर फोकस पर रहेंगे। अशोक लेलैंड के लिए जो टारगेट है वो 135 रुपए का होगा, 118 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगा के चलना है। और JSPL के लिए जो टारगेट है वो है 1040 का, 960 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ इसको ट्रेड करने की सलाह है। देखिए कई बार क्या होता है ना कि हमारे एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, उनका टोन क्या है, और उनके बाई साइड के कॉल ज्यादा आ रहे हैं या फिर सेल साइड से, उससे आप बाजार का भी जो मूव है उसको एंटिसिपेट कर सकते हैं। तो कोई नेगेटिविटी नहीं है, ना तो इंडेक्स को लेकर किरण जी की जो कमेंट्री आई और ना ही हमारे दोनों एक्सपर्ट्स की तरफ से स्टॉक्स में कोई सेल साइड का कोई ट्रेड आया। तो कोई टेंशन की बात है नहीं। थोड़ी बहुत हो सकता है कि नरमी हो, लेकिन आप स्टॉक स्पेसिफिक फोकस करके चलिए, ये बेहतर रणनीति है अनिश्चितता वाले बाजार में। और ये 4 ट्रेड आपको जो मिले हैं उस पर आप नजर डाल के चलिए। 2 पोजिशनल वाले हैं भाविन जी के और जो जी के हैं, इसमें आपके लिए ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी अच्छी बन जाएगी। लेकिन एक और शेयर आज फोकस में रहेगा। हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा पिटाई हुई, उसमें कुछ कंसर्न्स आए कॉर्पोरेट गवर्नेंस के। इंडसइंड बैंक की हम बात कर रहे हैं। शेयर गिर के 650 रुपये तक फिसल गया, वहाँ से रिकवर करके 800 रुपये के आसपास आया और वहाँ टिकने की कोशिश भी कर रहा है। ईचिना उस स्वदेश की एक खबर पर फिर से मुहर लगी है और वो ये कि राजीव आनंद इंडसइंड बैंक के नए MD एंड CEO बन गए हैं। कुछ दिनों में कार्यभार ये संभाल लेंगे। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अंकुर मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकुर, निश्चित तौर पर थोड़ी सी ये कंफ्यूजन की स्थिति थी कि कमान किसके हाथों में जाएगी। सुमंत खटपलिया के बाद कयास लग रहे थे, अब ये कंफर्म हो गया है। हमारी न्यूज ब्रेक भी उस पर मुहर लगी है। जरा बताइए क्या डिटेल्स हैं और इनके क्रेडेंशियल्स क्या हैं जो नए MD एंड CEO साहब आ रहे हैं बैंक में। जी हाँ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने राजीव आनंद के नाम पर मोहर लगा दी है इंडसइंड बैंक के MD एंड CEO पद के लिए। ये जो दावेदारी थी राजीव आनंद के नाम की, ये तब सामने आई थी जब आपको हम याद दिला दें कि ईटीना स्वदेश ने खबर की थी कि 3 नामों में एक नाम राजीव आनंद का भी है और उनकी प्रबल दावेदारी है। पहले नाम के रूप में उनका नाम भेजा गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को और अब इसको रेगुलेटर ने मंजूरी दे दी है। और साथ ही साथ बोर्ड ने जो कि देर रात एक मीटिंग हुई मंडे को 9:30 बजे के बाद, वहां पर इस पर मुहर लग गई है। अब से सबसे ज़रूरी बात यह है कि प्रक्रिया के तौर पर यहाँ पर शेयर होल्डर्स की भी मंजूरी ली जाएगी MD एंड CEO के लिए, तो वो एक अप्रूवल बाकी है। लेकिन जो राजीव आनंद की अगर हम बात करें तो उन्होंने डिजिटल बैंकिंग में DMD होते हुए एक्सिस बैंक के तो काफ़ी काम किया है और वहाँ पर खासकर कोविड के टाइम पे उन्होंने होलसेल बैंकिंग को भी लीड किया है। खासकर मिड सेगमेंट जो कॉर्पोरेट
कॉर्पोरेट सेगमेंट है वहाँ पर जो ग्रोथ की रफ्तार रही है एक्सिस बैंक में, उनका काफ़ी रोल रहा है। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि इंडसइंड बैंक का, जहाँ पर काफ़ी सारी परेशानियाँ पहले थी, डेरिवेटिव्स अकाउंटिंग को लेकर लैप्सेस हुए और जहाँ पे पिछले MD and CEO ने इस्तीफा दिया, अब यहाँ पर इंडसइंड बैंक की कमान सौंपने के लिए राजीव आनंद के नाम को मंजूरी मिल गई है। ठीक है, तो डेरिवेटिव पोर्टफोलियो में गड़बड़ी जो आई थी करीब 2000 करोड़ रुपए के आसपास की, उसके बाद सुमन कटपालिया समेत तमाम लोगों ने पद छोड़ी थी और ये टॉप पोस्ट जो होती है बैंक के अंदर ये खाली थी पिछले 2-3 महीने से और अब इस पर नियुक्ति हो गई है। राजीव आनंद ये पद संभालेंगे बैंक में MD and CEO के तौर पर। तो ये खबर पर मुहर लगी है, लेकिन जरा ये समझ लेते हैं कि अब ये इनके अलावा कौन से आज शेयर जो हैं वो फोकस में रहेंगे जहां पर हम नतीजों का या फिर खबरों का एक्शन देखेंगे। शरद के पास है पूरी लिस्ट। शरद बताइए आज कहां नजर रहेगी इंडसइंड बैंक के अलावा? जी बिल्कुल अभिषेक, फार्मा, टेक्सटाइल्स, ज्वेलरी, ऑटो एंसिलरीज पे जो आज फिर से थोड़ी सी दबाव देखने मिल सकती है। इसका कारण ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से जो थ्रेटन जो टैरिफ्स है वो कर रहे हैं भारत के अगेंस्ट और भारत ने रिप्लाई भी बहुत अच्छा दिया है। नेट इन स्टॉक्स में वॉलेटिलिटी रह सकती है और अगर ज़्यादा गिरावट आया तो थोड़ा सा रिकवरी भी टुवर्ड्स द लेटर डे में देखने मिल सकती है। अगर नतीजे की बात करें तो बॉश के नतीजे अच्छे आए हैं और आप स्क्रीन पे दिख भी रहा है कि ओवरऑल अर्निंग्स का जो प्लेट है, एक बार डायरेक्टर साहब इसको फायर करें तो हमें पता चल जाएगा कि 360 डिग्री टोटल व्यूज़ क्या है अर्निंग्स के लेके टाटा मोटर्स के लिए। लेकिन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ फ्लो आ रहा है। P बालाजी जो है पहले भारतीय होने वाले हैं जो JLR के CEO बनेंगे, तो स्टॉक के लिए ऑफकोर्स सपोर्टिव ज़रूर रहेगा। थोड़ी देर पहले हमने इंडसइंड बैंक की भी बात कर ली थी कि इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट आया है, तो 2 अहम अपॉइंटमेंट्स हैं जिनके कारण स्टॉक्स में पॉजिटिव रिएक्शन आ सकता है, इसको ज़रूर नोट करें। और एक ब्लॉक डील पेटीएम के जरिए हो सकती है और यहाँ पे एंटफिन करके एक आर्म है जो अलीबाबा की है, वो अपना पूरा स्टेक साफ कर सकती है, बेच सकते हैं लगभग 6% स्टेक। 3800 करोड़ का डील है, फ्लो प्राइस 5% डिस्काउंट पे है कल के क्लोजिंग पे। ये इंपॉर्टेंट इसलिए अभिषेक क्योंकि अब जो है चाइना की जो इन्वेस्टमेंट है पेटीएम में वो अब ख़त्म हो जाएगी। अब धीरे धीरे जो रेगुलेटरी अप्रूवल्स फंसे हैं वो शायद अप्रूवल्स और मिलने लगे, तो एक अलग लेग ऑफ ग्रोथ जो है आपको पेटीएम में देखने मिल सकता है। वही औरोबिंदो फार्मा की बात करें तो यहाँ पे मिले जुले नतीजे आए हैं। हालांकि रेवेन्यू में अप मूव ज़रूर आया है 5% का, लेकिन मार्जिन्स में दबाव पड़ा है। ANDA अप्रूवल्स को लेके जो है कंपनी बुलिश नज़रिया बता रहे हैं। कांसाई नेरोलैक की भी बात करेंगे तो यहाँ पे मार्जिन्स जो है अंडर प्रेशर आए हैं। EBITDA मार्जिन लगभग 140 बेसिस पॉइंट्स की गिरावट देखने मिली है। हालांकि DLF के नतीजे अच्छे आए हैं, इनलाइन सेट ऑफ लार्जली नंबर्स आए हैं, अच्छी ग्रोथ और ऑक्यूपेंसी रेट्स देखने मिली है, रेवेन्यू डबल हो चुका है। तो बाकी रियलिटी स्टॉक्स में भी जो एक अच्छी मोमेंटम आज दिन के ट्रेड में आपको देखने मिल सकती है। बॉश शानदार नतीजे आए, EBITDA 23% भागा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। वन टाइम एडजस्टमेंट के कारण माफ करेगा, पैट में देखिए जो बड़ी उछाल देखने मिली है। मैनेजमेंट कमेंट्री अच्छी आई है, खास करके ऑफ हाईवे और पैसेंजर कार सेगमेंट्स को लेके। और टेलीकॉम इंफ्रा स्टॉक्स पे भी नज़र रखिए। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम जो है सिक्योरिटी टेस्ट इवैल्यूएशन फीस के कॉस्टिंग को कम कर दी है। BML को भी लगभग 300 करोड़ रुपए का ऑर्डर आया है और अहम JV भी किए हैं कार्गो सॉल्यूशंस को लेके। तो ये बहुत सारे न्यूज़ फ्लोज है जिस पे हमारी जो है नज़र रहेगी। लेकिन चलिए ब्रोकरेजेस पे भी नज़र डालते हैं और आशीषा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अर्निंग स्पेसिफिक, नॉन अर्निंग स्पेसिफिक दोनों ही ब्रोकरेजेस आशीषा के पास हैं। तो आज क्या लिस्ट है आपके पास आशीषा? बिल्कुल शरद, सबसे पहले ABB से शुरुआत करते हैं। कल के सत्र में करीब 5-5.5% की गिरावट के साथ स्टॉक बंद हुआ था। मैनेजमेंट की कमेंट्री काफ़ी कमज़ोर थी। उसके बाद मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट आई है। खरीदारी की राय तो बरकरार रखी है, लेकिन पहले 6,700 का लक्ष्य था, वो अब घटाकर केवल 6,000 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य उन्होंने कर दिया है। उनका मानना है कि पिछले तिमाही में जो वीकनेस दिखी और मैनेजमेंट की जो कमेंट्री कमज़ोर रही वो अगले कुछ क्वार्टर्स तक कंटिन्यू होती हुई नज़र आ सकती है, जिसके चलते उन्होंने कैलेंडर ईयर 25, 26 और 27 के लिए अपने एस्टिमेट्स भी घटाए हैं। तो इस रिपोर्ट के चलते, और याद रखें स्टॉक में ऑलरेडी कल 5.5% की भारी गिरावट दिखी थी। इसके अलावा LIC हाउसिंग फाइनेंस
फाइनेंस पर नोवामा की रिपोर्ट आई है, जहां उन्होंने होल्ड की रेटिंग बरकरार, पहले 630 का लक्ष्य था, अब घटाकर 600 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य कर दिया है। उनका मानना है कि ग्रोथ पिछले तिमाही में काफ़ी कमज़ोर था, क्रेडिट कॉस्ट हायर साइड पे थे, जिसके चलते नतीजे काफ़ी कमज़ोर रहे, लेकिन उनको मानना है कि रिस्क रिवॉर्ड अभी भी काफ़ी अनफेवरेबल है। तो LIC हाउसिंग फाइनेंस पर यह रिपोर्ट 630 से लक्ष्य घटाकर अब 600 रुपये प्रति शेयर का कर दिया है। इसके अलावा एस्कॉट्स कुबोटा पर रिपोर्ट आई है नोवामा की, जहां पर उन्होंने डाउनग्रेड किया है स्टॉक को, पहले खरीदारी की राय दी थी, अब होल्ड की रेटिंग दी है, टारगेट प्राइस 3600 रुपये प्रति शेयर का दिया है। उनका मानना है कि पहली तिमाही के नतीजे थोड़े से म्यूटेड थे और कंटिन्यूड प्रेशर अगले कुछ क्वार्टर्स में नज़र आ सकता है। मैरिको की बात करेंगे, एंटीक ने खरीदारी की राय बरकरार रखी है, 863 रुपीज़ प्रति शेयर का लक्ष्य। यहाँ पर याद रखें नतीजे काफ़ी अच्छे थे, रेजिलिएंट परफॉर्मेंस था और उनका मानना है कि अच्छा परफॉर्मेंस अगले कुछ क्वार्टर्स तक सस्टेन होता हुआ भी नज़र आ सकता है। लास्ट में LIC हाउसिंग फाइनेंस पर अवेंडस की भी रिपोर्ट है। उन्होंने 606 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य रखा है। उनका मानना है कि 7% का लोन ग्रोथ कंपनी कुछ अगले क्वार्टर्स तक रिपोर्ट कर पाएगी। तो कई सारे स्टॉक्स जो नतीजों के दम पर और उसके दम पर ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी आई हैं, जिसके दम पर आज फोकस में रहेंगे। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारे ब्रोकरेज समय बताने के लिए। LIC हाउसिंग फाइनेंस, कल ये स्टॉक में तेजी हमने देखी थी। इनफैक्ट कल LIC हाउसिंग फाइनेंस के मैनेजमेंट से बातचीत भी हुई हमारी, और लोन की अगर बात करें, कुछ पर्टिकुलर पैरामीटर्स पर कंसर्न ज़रूर नजर आए थे। हालांकि रेवेन्यू की फ्रंट पर इजाफा देखने को मिला था। करीब 4% की तेज़ी के साथ कल LIC हाउसिंग फाइनेंस के चार्ट्स में हमने मजबूती देखी। ब्रोकरेजेस की अगर माने तो यहाँ पर पोजीशन जो है होल्ड की, अगर आपके पास एग्जिस्टिंग है तो बरकरार रखने की राय आती हुई देखने को मिली है। ऑलमोस्ट 4.25% की तेज़ी हमारे एक्सपर्ट से लगातार हम व्यू पॉइंट्स तो ले ही रहे हैं उनके, और इसी कड़ी में एक और एक्सपर्ट जो है हमारे ऐड हुए हैं, राज व्यास है अब हमारे साथ, उनका भी स्वागत करते हैं। राज, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका ET नाउ स्वदेश पर। अपना समय देने के लिए आपका शुक्रिया। एक तो LIC हाउसिंग फाइनेंस से ही शुरुआत करेंगे। देखिए, वॉच आउट कर रहे थे स्टॉक को क्योंकि सालाना आधार पर 5% की ग्रोथ इनके प्रॉफिट में देखने को मिली, एसेट क्वालिटी में भी इम्प्रूवमेंट था। इस स्पेस को आप कैसे देख रहे हैं, और इसके अलावा बाजार पर आज के लिए आपका फंडामेंटल टेक क्या है? पहले तो गुड मॉर्निंग एंड थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। अगर हम LIC हाउसिंग फाइनेंस की बात करें तो जो नंबर्स थे वो जो तकरीबन जो एक्सपेक्टेशंस जो था हमारा उससे थोड़ा कम था, बट कुछ मेजर कंसर्न नहीं हमें अभी दिख रहा है। निम्स पे डेफिनेटली जो प्रेशर है वो हमें लगता है कि आगे के एक क्वार्टर में हमें शायद तक हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि थोड़ा जो रेट कट का बेनिफिट जो कस्टमर्स को मिलना चाहिए वो हमें लगता है कि एक से 2 क्वार्टर तक आगे पोस्टपोन हो चुका है। तो इसके चलते जो निम्स पे प्रेशर है और वो हमें ये क्वार्टर में हमें दिखाई दे रहा है। एंड अगर हम वैल्यूएशंस की बात करें तो वैल्यूएशंस काफ़ी रीजनेबल लेवल्स पर है अभी, और वो काफ़ी स्टॉक को आगे चल के आगे अपसाइड के लिए वो सपोर्ट कर रहा है, मतलब आगे चल के जाने के लिए। तो वैल्यूएशंस फ्रंट पे हमें काफ़ी कंफर्ट दिख रहा है, बट जो निम्स प्रेशर है वो हमें आगे के 1 या 2 क्वार्टर में हमें देखने को मिल सकता है। रही बात ओवरऑल मार्केट की, तो अगर हम देखेंगे साल के शुरुआत में ईयर टू डेट बेसिस पे, तो निफ्टी ने ऑलरेडी बहुत सारे अप एंड डाउन्स देखे हैं, और निफ्टी मार्केट ने काफ़ी हद तक जो नेगेटिव चीज़ें थी उसको डाइजेस्ट कर ली है। तो जो केओस है वो एक नया नॉर्म बन चुका है, एंड डेफिनेटली मोर जो क्लैरिटी है हमें वो सेकेंड हाफ ऑफ अगस्त में देखने को मिल सकती है इन टर्म्स ऑफ US ट्रेड का जो नेगोशिएशंस क्या होता है, और जो जैसे कि कल प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कहा है कि वो एडिशनल टैरिफ बढ़ाएंगे, तो उसके चलते क्या होगी उसकी हमें देखना होगा। बट वैल्यूएशन फ्रंट पर हम देखेंगे तो वो काफ़ी रीजनेबल लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। निफ्टी जो अभी 22 टाइम्स पे ट्रेड कर रहा है वो 1 ईयर फॉरवर्ड में 17.7 टाइम्स पे ट्रेड कर रहा है। मिड कैप और स्मॉल कैप्स की भी अगर हम बात करें तो उसमें भी हमें वैल्यूएशंस बहुत रीजनेबल लेवल्स पे दिख रहा है। तो ओवरऑल जो मार्केट का सेटअप है वो लॉन्ग टर्म के बेसिस पे, मीडियम टू लॉन्ग टर्म के बेसिस पे काफ़ी अच्छा लग रहा है, स्पेशली विद क्लैरिटी ऑन सेकेंड हाफ ऑफ अगस्त।
बट नियर टर्म में बेसिस ये जो टैरिफ के जो कमेंट्स और कमेंट्री आते हैं उसके चलते मार्केट थोड़े वोलेटाइल रह सकता है। तो टेक्निकली बेसिस पे अगर हम देखेंगे तो जब तक मार्केट 23,800 के लेवल्स पे के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है तो हम बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी यूज करेंगे और मेजरली फोकस है हमारा डोमेस्टिक थीम्स पे, जैसे हम आगे पहले भी बोलते आए हैं। गिरावट में खरीदारी की रणनीति डोमेस्टिक थीम्स पर है फोकस। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के उस पार जब वापस लौटेंगे मार्केट्स लाइव और हेडलाइंस के साथ लौटेंगे। आप कहीं ना जाएं, बने रहें। स्वागत है आपका मार्केट्स लाइव में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम, मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी मानसी दवे और शरद दुबे। साथ ही हमारे 3 एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं, आपकी मदद कर रहे हैं। किरण जानी हैं, भाविन मेहता हैं और आपको फंडामेंटल व्यू दे रहे हैं शेयरों को लेकर राज व्यास। आप तीनों का एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ी देर में बाजार के प्री ओपन लेवल्स आ जाएंगे, लेकिन आज थोड़ी सी हल्की सी नरमी पर शुरुआत के संकेत हैं, क्योंकि ट्रंप ने थोड़ी सी टेंशन बढ़ाई तो है। ट्रंप ने कहा है कि भारत पर वो टैरिफ बढ़ाएंगे क्योंकि भारत रूस से तेल खरीद रहा है और उसको बेचकर प्रॉफिट भी कमा रहा है। तो ट्रंप के पेट में दर्द उठना थोड़ा स्वाभाविक है और बार बार वो भारत को लेकर अपने तल्ख बयान सामने रख रहे हैं। देखते हैं कि आज के सत्र में क्या होता है। वैसे लोअर लेवल से रिकवरी आनी चाहिए, बहुत ज्यादा घबराहट बाजार में है नहीं। 25-30 अंकों की हल्की सी नरमी पर शुरुआत की संकेत गिफ्ट निफ्टी दे रहा है, लेकिन कुछ शेयरों का रुख करते हैं जहां पर नतीजे आए हैं। कल हमने देखा कि जो फाइनेंस से रिलेटेड जो शेयर थे या फिर ऑटो रिलेटेड शेयर थे, तो आरबीआई की पॉलिसी से पहले वहां थोड़ी सी बाइंग हो रही है। और हीरो मोटो ने क्या गजब की शानदार दौड़ लगाई, 5% ये शेयर चढ़ के बंद हुआ, 2,500 रुपये 4,500 रुपये के ऊपर निकला। किरण जी, हीरो मोटो आपको लगता है कि अभी ये तेजी यहां से और जारी रहेगी, यही नहीं रुकेगा ये? देखिए, ओवरऑल और टू व्हीलर स्पेस में हमें लग रहा है कि काफी अच्छी तेजी आ सकती है आने वाले समय में, क्योंकि हम देख रहे हैं कि फेस्टिवल सीजन आएगी। आरबीआई ने ऑलरेडी 2 बार रेट कट कर दिए हैं, सो कहीं ना कहीं वो फंडामेंटल टेलविंड से साथ ही साथ आप देखोगे तो 6,000 वाला स्टॉक नीचे में 3600-3500 तक के आसपास के बॉटम बनाया है। तो ये सब फंडामेंटल टेलविंड के साथ साथ आप टेक्निकल चीजें देखोगे। सो हीरो मोटोकॉर्प में एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट कल आया है। नो डाउट अब कल की 5% की तेजी के बाद हो सकता है कि एक आध दिन स्टॉक वापस पॉज ले, बट ओवरऑल चार्ट पैटर्न काफी स्ट्रॉन्ग है। किसी को एज इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू खरीदना है तो हीरो मोटोकॉर्प करंट मार्केट प्राइस है, कोई भी गिरावट 4400 तक आती है तो मेरे हिसाब से लॉन्ग करना चाहिए। एक पोजिशनल स्टॉक लॉस आप 4200 का मेंटेन कीजिए। अगर 4200 ब्रेक नहीं करता है तो आने वाले समय में आप 5500-5700 तक के भी टारगेट ये दिसंबर एंड तक देख सकते हो। तो हम काफी बुलिश है और डिस्क्लेमर पॉइंट ऑफ व्यू ये ऑलरेडी हमने हमारे क्लाइंट एंड एसोसिएट को सजेस्ट किया है, तो हो सकता है उनके पोर्टफोलियो में भी हो, सो आप अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट को कंसल्ट करें। बट ओवरऑल हीरो मोटोकॉर्प का चार्ट पैटर्न काफी अच्छा है। डेफिनेटली जिनके पास है उनको बने रहना चाहिए और नई खरीदारी भी कर सकते हैं। पास है वो बने रहें, थोड़ी नई खरीदारी भी कर सकते हैं। कंसाई नेरोलेक के भी नंबर आए, पेंट कंपनी है। अगर हम मुनाफे की बात करें तो 4.25% की गिरावट मुनाफे में। रेवेन्यू हालांकि बढ़ी है, लेकिन मार्जिन में प्रेशर हमने देखा है। 15.5% से घटकर 14% के मार्जिन रिपोर्ट किए हैं कंसाई नेरोलेक ने। और कल ये दिन के निचले स्तरों के आसपास ही बंद हुआ शेयर, 2.5% के आसपास की गिरावट हमने देखी है। भावी जी, कंसाई नेरोलेक अगर हम पेंट की बात करें तो प्रेफर्ड पिक तो यही रहते हैं, एशियन पेंट्स हो या फिर बर्जर हो। अब ये कंसाई नेरोलेक के नंबर्स के बाद क्या करनी चाहिए जिनके पास है? क्या अगर पेंट ही लेना है तो पोजीशन क्या स्विच कर लें? अगर हम पूरा पेंट सेक्टर देखेंगे तो लास्ट कपल ऑफ डेज में थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन देखने में आया है और कंसाई नेरोलेक भी कुछ अलग नहीं है। आई मीन अगर हम एशियन पेंट देखेंगे या कंसाई नेरोलेक, चार्ट पैटर्न्स ऑलमोस्ट सिमिलर है। कंसाई नेरोलेक थोड़ा बहुत बॉक्स टाइप ट्रेडिंग पैटर्न में जा रहा है। इसका जो लोअर एंड पे सपोर्ट आ रहा है वो करीबन 230-35 के बीच में आ रहा है। तो मुझे लग रहा है जब तक ये स्टॉक डाउन साइड पे 230-235 को प्रोटेक्ट कर रहा है, हाई प्रोबेबिलिटी ये ट्रेडिंग रेंज कंटिन्यूएशन होगा। अपसाइड में इसको ब्रेकआउट के लिए करीबन 265 के ऊपर निकलना पड़ेगा। जब तक ये नहीं होता है ये लार्जली 230 से 265 का ट्रेडिंग रेंज बना रहेगा। बात करते हैं अगर इसमें वॉल्यूम एक्टिविटी लास्ट कपल ऑफ डेज से थोड़ा बहुत अपटिक देखने को मिला है, बट वॉल्यूम में भी हमें खास मोमेंटम अभी तक नहीं दिखने में आया है। तो मुझे लग रहा है लार्जली ये रेंज ट्रेड रहेगा फॉर नेक्स्ट 1.5 मंथ एटलीस्ट। उसके बाद
ये 265 270 का रेंज अपसाइड पे क्रॉस करता है या 230 35 के नीचे ट्रेड करता है तो फिर एक फ्रेश व्यू ले सकते हैं। ठीक है, कंजाई नैरोलैक पर ये एक टेक आता हुआ और रिजल्ट बैक्ड एक्शन है कुछ तमाम स्टॉक्स पर जहां फोकस रखना होगा इस कड़ी में। कंजाई नैरोलैक तो है ही, वेट एंड वॉच की राय हमारे एक्सपर्ट की तरफ से, लेकिन साथ साथ बॉश डीएलएफ जैसे काउंटर्स भी हैं जिस पर आपको नजर रखनी चाहिए। रिजल्ट अच्छे आए हैं और इसी के चलते एक मूव पॉजिटिवली वहां पर नजर आ सकती है। लेकिन प्री ओपन के लेवल्स इस वक्त मार्केट के, गिफ्ट निफ्टी में 50 अंकों की बिकवाली भले ही देखने को मिली हो, लेकिन 24,564 के लेवल्स इस वक्त हम देख रहे हैं, 24,600 के नीचे। लेकिन टू अर्ली टू से 9:07 का इंतजार करते हैं। प्री ओपन लेवल्स को थोड़ा फ्रीज सेटल होने देते हैं, उसके बाद इसे वापस से रिविजिट करेंगे। करेंसी की ओपनिंग हो चुकी है, ₹19 कमजोर खोलता हुआ डॉलर के मुकाबले, ₹87.66 के मुकाबले ₹87.85 पर इस वक्त रुपए की ओपनिंग होती हुई ऑलमोस्ट 3 पैसे का वीकर ट्रेंड, 19 पैसे की कमजोरी वहां पर देखने को मिली है। इन तमाम पर फोकस करेंगे, लेकिन साथ साथ रिजल्ट बैक्ड एक्शन जिसकी मैं बात कर रही थी वापस वहां लौटते हैं। एंड किरण, 2 स्टॉक्स हैं जिस पर आपसे टेक जानना चाहेंगे, एक तो डीएलएफ और दूसरा बॉश। दोनों के नंबर्स आते हुए दिखे, डीएलएफ के अनुमान के मुताबिक नतीजे आय में अच्छा खासा इजाफा, ऑलमोस्ट 99% की बढ़त देखने को मिली है और मुनाफा जो है वो भी 18% बढ़ा है। हालांकि मार्जिन के फ्रंट पर थोड़ी कंसर्न्स हैं। प्री ओपन लेवल्स में देखें करीब 3% की तेजी पर ये स्टॉक खुलने की तैयारी करते हुए। इसके साथ साथ बॉश के काफ़ी बढ़िया नंबर्स आए हैं, हर पैरामीटर पर मुनाफा 2.5 गुना बढ़ा है, वहीं आय और मार्जिन में भी ग्रोथ दिखी है। प्री ओपन में स्टॉक में भी पॉजिटिव मूव्स हैं। दोनों स्टॉक पर टेक्निकल टेक्स क्या होंगे? ओवरऑल अगर हम बात करें तो जिस प्रकार से डीएलएफ की पहले मैं बात करना चाहता हूँ, तो डीएलएफ या ओवरऑल रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर हमें लग रहा है कि वापिस एक बाई साइड हम देख सकते हैं नीचे के लेवल से। इसी तरह से रनअप के बाद स्टॉक अपनी सभी इंपॉर्टेंट लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज को रीटेस्ट कर रहा है, शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के भले ही नीचे है। हमने देखा था कि स्टॉक एक स्टेडीली फॉलिंग चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है। करंट मार्केट प्राइस पर देखोगे तो एक बुलिश इन्वर्टेड हैमर बनाई हुई है, साथ साथ में 777-80 के आसपास का उसका प्रीवियस स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी है, जहां से स्टॉक कंसोलिडेट होके एक शार्प रैली 880 तक दी थी। सो मल्टीपल सपोर्ट है मेरे हिसाब से, जब तक डीएलएफ में 770 का लेवल ब्रेक नहीं होता है, विच इज 200 डेज मूविंग एवरेज ऑल्सो एंड प्रीवियस सपोर्ट ऑल्सो, तब तक एक बार के लिए डीएलएफ में आप लॉन्ग कर सकते हो। 770 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, लॉन्ग कर सकते हैं डीएलएफ, और ऊपर में कहीं ना कहीं 830-840 तक के लेवल आने वाले समय में देख सकते हैं। तो डीएलएफ लॉन्ग पोजीशन कंटिन्यू कर सकते हो। बॉश की बात करें तो बॉश में लगातार एक हाई टॉप हाई बॉटम पैटर्न बन रहा है। ये पहला ब्रेकआउट जो आया था वो 32,000 के आसपास आया था, उसके बाद स्टॉक अभी 41,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। डेली पे मोमेंटम इंडिकेटर एक्सट्रीम ओवरबॉट जोन के अंदर है, तो यहाँ से कोई फ्रेश खरीदारी तो हम नहीं कहेंगे, जिनके पास है उनको होल्ड रखना चाहिए। हाँ, नई खरीदारी के लिए कोई भी गिरावट आती है 38,000 39,000 के बीच में, तो वहां पे आप खरीदारी कीजिए। ओवरऑल जो स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है वो 37,500 का मेंटेन करना है। तो जब तक 37,500 ब्रेक नहीं करता है तब तक बॉश में आप अपनी लॉन्ग पोजीशन होल्ड रख सकते हैं और गिरावट में बाई भी कर सकते हैं। बॉश और डीएलएफ दोनों पर किरण जानी की तरफ से उनके टेक्निकल आइडियाज़ और उनकी स्ट्रैटेजी जो है वो आप अपने स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं। हमारी पैनल पर एक और एक्सपर्ट की एंट्री हुई है, मैन फ्रॉम मोतीलाल ओसवाल, चंदन तापड़िया हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुड मॉर्निंग चंदन, बहुत स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। बाजार खुलने में महज 10 मिनट उससे भी कम बचे हैं, बताइए आपके ओपनिंग ट्रेड्स बाजार खुलने से पहले इनफैक्ट आपके स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज़ क्या होंगे? गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मानसी जी। देखिए, बाजार ने कल के दिन एक नीचे के लेवल से रिकवरी दिखाई थी। अच्छी बात यह है कि 24,550 के सपोर्ट को होल्ड किया, बट कंसर्न यह है कि अभी तक स्ट्रक्चर बाजार का सुधरा नहीं है, क्योंकि वीकली चार्ट में अभी भी लोअर टॉप लोअर बॉटम के सीक्वेंस है और अपने 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है। बट साथ में अच्छी बात यह है कि एक इनसाइड बार पैटर्न बना है और 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को मार्केट सपोर्ट कर रहा है। अब बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में कोई खास रिकवरी नहीं हुई थी, बट अगेन नीचे के लेवल पे सपोर्ट इंटेक्ट है, तो एक मिक्स क्यूज ब्रॉडर मार्केट में देखने को मिलेगा और इसमें काफी सिलेक्टिव आपको होना पड़ेगा स्टॉक स्पेसिफिक। तो पहले ट्रेड सेटअप की आप यदि बात करें तो मेरा मानना है कि सिलेक्टिव ऑटो काउंटर यहाँ पे परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। कल के दिन हमने देखा था कि मोस्ट ऑफ द ऑटो काउंटर्स पर रिकवरी थी, चाहे आप टीवीएस मोटर की बात करें या फिर हीरो मोटो की बात करें या फिर एक नॉन एफएनओ में हुंडई की बात करें, तो मैं हुंडई पे यहाँ पे खरीदारी की सलाह दूंगा विद द व्यू कि 4-5 दिन पहले यहाँ पे 2040 के बॉटम बने थे और कल के दिन यहाँ पे लगभग 22-23 दिन का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है और सिलेक्टिव जो मिड कैप काउंटर है वहां पे काफी अच्छा मूव देखने को मिल रहा है इस मार्केट में। तो हुंडई पे खरीदारी की सलाह रहेगी, सपोर्ट रहेगा 2120 का
ऊपर में लगभग 2240 तक के टारगेट ये काउंटर दिखाता हुआ नजर आएगा। उसके अलावा आप काउंटर्स की बात करें तो मेरा फोकस रहेगा इटर्नल पे। मेजर ट्रेंड पॉजिटिव है, यहाँ पे 8-9 दिन का कंसोलिडेशन अब कंप्लीट हो रहा है। मल्टीपल सपोर्ट 298 के आसपास है जो एक की लेवल का काम करेगा, और 299 के सपोर्ट से कहीं ना कहीं 316 तक के टारगेट बनने चाहिए। तो हुंडई और इटर्नल दो प्रिफर्ड पिक रहेगी, जहाँ पे मेजर ट्रेंड पॉजिटिव है और रिसेंट का कंसोलिडेशन कंप्लीट हुआ है नई रैली को स्टार्ट करने के लिए। एब्सोल्युटली। सो स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स की तरफ से इस वक्त आपके पास है। बाजार खुलने से पहले कम से कम 6 और ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 10 स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन हम लेकर आ जाते हैं। हमारे एक्सपर्ट्स लगातार अपनी राय और अपनी एनालिसिस के दम पर टेक्निकल और फंडामेंटल टेक्स देते हैं, ताकि बाजार खुलने के साथ साथ आपकी तैयारी जो है वो पूरी होती नजर आए। और इस वक्त अगर आप देखेंगे 9 बज चुके हैं, 9 के नवरत्न की सूची का समय भी हो गया है। शरद हमारा इंतजार कर रहे हैं। शरद बताइए, आज 9 के नवरत्न की सूची में क्या एडअप किया है हमने? जी, फार्मा, टेक्सटाइल्स, ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स पे थोड़ी इनिशियल प्रेशर आ सकती है। डोनाल्ड ट्रंप ने थ्रेटन किया कि हायर टैरिफ्स लग सकते हैं भारत पे, जिस तरह भारत रशिया की क्रूड ऑयल्स खरीदता है, और भारत ने रिप्लाई भी किया कि सेफ गार्ड करने वाले अपने नेशंस के इंटरेस्ट पे। टाटा मोटर्स के लिए भी पॉजिटिव खबर है। पीबी बालाजी बनेंगे सबसे पहले भारतीय जो कि JLR के CEO बनेंगे, तो स्टॉक के लिए पॉजिटिव रहेगा। अगले 3 साल के लिए इनकी अपॉइंटमेंट रहेगी। इंडसइंड बैंक की भी बात करें तो राजीव आनंद जो है MD CEO के तौर पे जो है अपॉइंट किए गए हैं। ये एक्स डेप्यूटी MD एक्सिस बैंक में भी रह चुके हैं, तो स्टॉक के लिए सपोर्टिव रहेगा। 2 अहम अपॉइंटमेंट जिसके बारे में हमने बात किया। पेटीएम की ब्लॉक डील हो सकती है। अलीबाबा की एटेंटिटी फुल एग्जिट ले सकती है, लगभग 6% स्टेक की बिकवाली। 3800 करोड़ का ब्लॉक हो सकता है 1020 रुपये, यानी कि 5% डिस्काउंट पे। तो थोड़ी इनिशियल सेलिंग प्रेशर ज़रूर आएगी, इस पर नज़र रखेंगे। औरोबिंदो फार्मा मिले जुले नतीजे आ रहे हैं, यहाँ पे मार्जिन्स प्रेशर में है। और अगर पैट की बात करें तो यहाँ पे लगभग सिर्फ 5% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे उछाल देखने मिला है। स्टॉक के लिए थोड़ी सी नेगेटिव ज़रूर रहेगी। DLF के नतीजे अच्छे आए हैं, इनसेट ऑफ नंबर्स देखने मिला है। ऑक्यूपेंसी रेट्स की बात करें, ग्रोथ की बात करें, तो यहाँ पे जो है स्टॉक में पॉजिटिव मोमेंटम देखने मिल सकता है। बॉश के नतीजे की बात करें तो 1 टाइम गेन आया है, उसके कारण पैट में उछाल आया है, और मैनेजमेंट कमेंट्री भी अच्छी आई है। ऑफ हाईवे और पैसेंजर कार सेगमेंट्स के डिमांड में जो है अच्छी इंप्रूवमेंट देखने मिली है। टेलीकॉम इंफ्रा स्टॉक्स के लिए भी पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो है। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने जो है सिक्योरिटी टेस्ट इवैल्यूएशन फीस को कट कर दिया है लगभग 95% का। और आज जो है भारतीय एयरटेल के नतीजे भी आने वाले। एक्सपेक्टेशंस की सब्सक्राइबर एडिशन से अच्छी मोमेंटम स्टॉक में देखने मिल सकती है। और आखिर में BML पे नज़र रखेंगे। लगभग 300 करोड़ रुपए का ऑर्डर जो है इनको मिला है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से, और ट्रू हाइपरलूप के साथ मोबिलिटी और कार्गो ट्रांसपोर्ट सोल्यूशंस के लिए करार भी किया है। तो ये 9 अहम स्टॉक्स है जो हमारे 9 के नवरत्न में आते हैं। ठीक है, ये तमाम शेयर आज फोकस में रहेंगे। और अभी थोड़ी देर पहले सिप्ला को लेकर एक खबर आ रही थी कि US FDA ने इनके प्लान की जांच की है। GMP करेंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस वाली जांच हुई है, और उसके बाद प्लांट के लिए VAI स्टेटस जारी किया गया है। VAI यानी कि वॉलंटरी एक्शन इंडिकेटेड, यानी कि कुछ आपत्तियां तो हैं, लेकिन वो आपत्तियां इतनी गंभीर नहीं हैं कि कोई एक्शन लिया जाए, बल्कि कंपनी जो भी सुधारात्मक जो कार्रवाई करेगी उस पर US FDA भरोसा रखेगा। तो एक तरह से ये पॉजिटिव चीज़ होती है VAI स्टेटस मिलना। 26 से 30 मई के दौरान ये जांच हुई थी बेंगलुरु यूनिट की, तो ये जांच पूरी की है और VAI स्टेटस जारी किया गया है। VAI स्टेटस सिंपल आप ये जान लीजिए कि पॉजिटिव है, कोई एक्शन नहीं लेगा, कंपनी सुधार करेगी और उस पर US FDA भरोसा करेगा। आगे फिर देखेगा कि क्या होता है। तो थोड़ी सी गिरावट पर हल्की से खुलने के ये संकेत दे रहा है। सिप्ला को लेकर वैसे एक व्यू ले लेते हैं, क्योंकि देखिए क्या है ना कि ये जो फार्मा कंपनीज हैं, टेक्सटाइल हो गया, इंजीनियरिंग गुड्स हो गया, प्रेशियस मेटल्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, ये तमाम चीज़ें लिंक्ड हैं US के टैरिफ के साथ भी। और हमने देखा है कि प्रीवियस कुछ सेशंस में थोड़ा फार्मा पर प्रेशर आया था। चंदन जी, फार्मा स्टॉक्स को लेकर आपका व्यू क्या है, क्या करना चाहिए? और सिप्ला पर भी जरा राय दे दीजिए अपनी। गुड मॉर्निंग जी। नमस्कार। देखिए, फार्मा काउंटर्स में थोड़ा सा सेटबैक पिछले कुछ दिनों में देखने को मिला था, और उससे पहले काफी अच्छा मोमेंटम बना था। तो जो भी ट्रम्प टैरिफ का वॉर चल रहा है उसके चलते मोस्ट ऑफ द फार्मा काउंटर में एक लॉन्ग लिक्विडेशन या फिर शॉर्ट का बिल्टअप देखने को मिला। तो सिप्ला एज ऑफ नाउ द स्ट्रक्चर तो एक रेंज अमाउंट अटक चुका है, क्योंकि पिछले 5-6 दिन में 1580 से लेके 1500 तक के नीचे का डिक्लाइन देखने को मिला। हालांकि कल के दिन एक रिकवरी हुई थी, बट फॉलोअप एक्टिविटी आना बहुत जरूरी है। तो मेरे हिसाब से 1495 एक मेजर सपोर्ट का काम करेगा।
ये लेवल होल्ड करता है तो 1550 तक का रिकवरी हो सकता है। बट अगेन फ्रेंकली स्पीकिंग काफी मिक्स व्यूज फार्मा और स्पेशली सिप्ला में लग रहा है। ठीक है, मिक्स्ड व्यूज हैं सिप्ला की और फार्मा के लिए। आज हम देखेंगे कि पेटीएम की शेयर में भी थोड़ी सी गिरावट है, लेकिन लोअर लेवल से थोड़ी बाइंग इंटरेस्ट बन सकती है, क्योंकि चाइनीज स्टेक को लेकर ना थोड़ा सा ओवरहैंग रहता है शेयर पर। अभी अलीबाबा ग्रुप की कंपनी एंटफिन है, अपनी 8.5-5% के आसपास जो हिस्सेदारी जो बची हुई है 5.8% उसको बेच रहा है। 5% डिस्काउंट पर ये डील होने वाली है पेटीएम की। और 1000 रुपये के ऊपर हमने शेयर को 1100 रुपये के ऊपर जाते हुए देखा था। ठीक ठाक बाइंग आई थी इसके नतीजों के बाद, जब प्रॉफिट पोस्ट किया था कंपनी ने। 1% के आसपास की नरमी आज के सत्र में हम देख रहे हैं। चंदन जी, अगेन आपसे व्यू लेना चाहेंगे। पेटीएम मान लीजिए अगर आज गिरे तो ऐसा तो कोई और चीज नेगेटिव तो है नहीं, जो मौका छूट गए हैं जिनके पास, क्या वो इसमें खरीदारी करने की कोशिश करें? काउंटर का पॉजिटिव है और पिछले लगभग 9 दिनों से स्टॉक कंसोलिडेट हो रहा है और इस कंसोलिडेशन में बार बार 1040-45 का सपोर्ट इंटेक्ट है। हाउएवर पिछले कुछ दिनों से मोमेंटम बिल्ड नहीं हो रहा है और उसका रीजन ये है कि बाजार में करेक्टिव मूव देखने को मिला है। तो मेजर ट्रेंड तो पॉजिटिव और मेरे हिसाब से कोई भी डिक्लाइन आता है 1045 के आसपास तो खरीदारी के मौके ढूंढने चाहिए। उस कंडीशन में 1025 के सपोर्ट से वापस 1100 तक के टारगेट यहाँ पे बनने चाहिए। तो आई थिंक मेजर ट्रेंड पॉजिटिव, इसलिए बाय ऑन डिक्लाइन का रणनीति यहाँ पे इंटेक्ट रखना चाहिए। इसके साथ साथ BEML के स्टॉक प्राइस पर भी नज़र होनी चाहिए। हमारे खबरों वाले शेयर्स में भी हमने इसे एडअप किया है। प्री ओपन में भी हम देख रहे हैं एक मूव आता हुआ ज़रूर नज़र आ रहा है। चंदन जी, BEML पर एक टेक आपसे जानना चाहेंगे। ऑर्डर विन्स और न्यूज़ फ्लोज के चलते BEML का स्टॉक जो है हो सकता है आज फोकस रेडार पर रहे। 1.5% की तेज़ी यहाँ पर इस वक्त प्री ओपन में नज़र आ रही है। बिल्कुल, BEML में पिछले लगभग 7 वीक में करेक्टिव मूव देखने को मिला था। 4875 से लेके 3800 तक का डिक्लाइन देखने को मिला था। लगभग 1100 रुपए की डिक्लाइन के बाद अब एक मेजर सपोर्ट से स्टॉक टर्न हो रहा है। और अच्छी बात है कि मोस्ट ऑफ द डिफेंस रिलेटेड काउंटर्स में पिछले 2 दिनों से रिकवरी देखने को मिल रही है। कल के दिन एक बुलिश कैंडल बना था। डेली चार्ट में लगभग 14 दिन का लोअर टॉप लोअर बॉटम निगेशन हुआ है और आज यदि फॉलोअप एक्टिविटी आती है तो शॉर्ट टर्म रिवर्सल भी देखे जा सकते हैं। तो कल के सेट डेटा के हिसाब से देखें तो 3930 का सपोर्ट है, एक बार के लिए 4130 के बाउंस बैक के। ठीक है, BEML को लेकर ये व्यू। किरण जी, फटाफट एक व्यू आप जरा AB कैपिटल पर दीजिए। कल बड़ी तेजी आई और हमारे एक्सपर्ट्स ने इसको बताया भी था बाजार खुलने से पहले खरीदने के लिए, शरल इलानी ने। तेजी बनाया कर रखनी है AB कैपिटल में? सो ओवरऑल लास्ट टाइम भी हमने देखा था 280-282 के आसपास से गिरावट आई थी, तो मेरे हिसाब से कंडीशनल बाय रहेगा। कल की एक जो हमने शॉर्ट कवरिंग देखी है उसके बाद हो सकता है कि स्टॉक थोड़ा साइडवेज है, लेकिन जिनके पास है उनको होल्ड रखना है। नई खरीदारी के लिए 282 को क्रॉस करने दीजिए। जैसे ही 282 क्रॉस होता है आप यहाँ पे फ्रेश खरीदारी कर सकते हो। 282 के ऊपर 300-305 तक के टारगेट आप शॉर्ट टर्म में देख सकते हो। तो एज ऑफ नाउ जिनके पास है वो होल्ड रख सकते हो विद स्टॉप लॉस ऑफ 272 और नई खरीदारी के लिए 282 क्रॉस होने पे आप करिए। ठीक है, 282 रुपये क्रॉस होने दीजिए, उसके बाद फिर 300 रुपये के ऊपर भी निकलने का दमखम है AB कैपिटल में। चलिए बाजार की तरफ अब चलेंगे। 30 सेकंड के आसपास का समय रह गया है और जैसी कि उम्मीद थी कि ट्रंप की धमकियों का, ट्रंप की गिदड़ भभकी का ज़्यादा असर बाजार पर आएगा नहीं और कुछ उसी तरह की जो शुरुआती जो टेक्स आए हैं प्री ओपन के जो लेवल सेटल हुए हैं वो इंडिकेट कर रहे हैं। निफ्टी कितनी गिरावट? 3 अंकों की। निफ्टी बैंक थोड़ा सा ज़्यादा, क्योंकि ICICI बैंक और HDFC बैंक कल कमज़ोर थे, शायद कमज़ोरी आज भी रहे। शुरुआत करीब 75 अंक नीचे होगी, ज़्यादा तनाव वहाँ पर भी नहीं है। 55,500 के आसपास शुरुआत हम देख सकते हैं। तो बाजार एक सधी हुई शुरुआत की तैयारी कर रहा है। देखते हैं कि शुरुआत होने के बाद क्या वोलेटिलिटी बढ़ती है और गिरावट बढ़ती है या फिर बाजार हरे निशान में लौट के आ जाता है। तो शुरुआत तो हो गई है, निफ्टी की 3 अंक नीचे शुरुआत हुई है। निफ्टी बैंक की बात करें तो 75 अंकों की गिरावट पर शुरुआत हुई है और गिरावट थोड़ी सी बढ़ रही है निफ्टी में। निफ्टी देख रहे हैं कि 20 अंकों की कमजोरी आपको दिखेगी और निफ्टी बैंक की बात करें तो जो लेवल्स हैं अब हरे निशान में आप निफ्टी बैंक को आते हुए देखेंगे और 55,600 के आसपास निफ्टी बैंक कारोबार कर रहा है। एडवांस डिक्लाइन का जो रेशियो है वो शुरुआत में अच्छा है, करीब 1150 शेयर मजबूती वाले हैं। 523 शेयर हम देख रहे हैं कि गिरावट पर शुरुआत हुई है। तो बाजार में कोई डर की स्थिति नहीं है। निफ्टी भी सपाट है, 7 अंकों के आसपास की हल्की सी गिरावट है। निफ्टी बैंक भी हरे निशान में आप देखेंगे। तो ट्रंप के टैरिफ को लेकर जो धमकी है
बाजार ने शुरुआत में तो फिलहाल उसको खारिज किया हुआ है। निफ्टी बैंक आपको दिखेगा करीब 20 अंक ऊपर। जरा चढ़ने वाले शेयरों की बातचीत करते हैं कि बाजार में आज सपोर्ट कहां से आ रहा है। भारतीय एयरटेल के आज नतीजे आएंगे। नतीजों से पहले हम देख रहे हैं कि शेयर मजबूत है, करीब आधे % ऊपर। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि अल्ट्राटेक में आधे % के आसपास की मजबूती है। आईटी में एचसीएल टेक मजबूत है। ऑटो में मारुति में हम तेजी देख रहे हैं। कंजम्पशन में एशियन पेंट्स में तेजी है। इंडसइंड बैंक, राजीव आनंद नए एमडी एंड सीईओ होंगे और बाजार इसको दे रहा है तवज्जो। 1.5% ऊपर हालांकि शेयर कारोबार कर रहा है। राहत है, बहुत बड़ी कोई ऐसी जीत नहीं है, एक राहत निश्चित तौर पर बाजार के लिए जरूर है। अगर हम गिरावट की बात करें तो निफ्टी में एक भी शेयर ऐसा नहीं है जहां पर आप 1% की भी गिरावट देखेंगे। एमएनएम सबसे ज्यादा कमजोर है, करीब करीब 0.25%। इन्फोसिस में 0.25% के आसपास की गिरावट है। रिलायंस वीक है, आधा %, इसलिए थोड़ा सा बाजार पर प्रेशर बन रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं क्रूड से लिंक्ड है रिलायंस भी। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि टेक महिंद्रा, आईसीसी बैंक, एचयूएल, तो जो कुछ बड़े शेयर्स हैं ना वहां से बाजार के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इसलिए निफ्टी आपको ये लाल निशान में दिखेगा। और निफ्टी बैंक भी अब 50 अंकों के आसपास की गिरावट दिखा रहा है, लेकिन कमजोरी 0.25% की भी नहीं है। एचडीएफसी बैंक और आईसीसी बैंक दोनों आज फिर से कमजोर हो रहे हैं, लेकिन अच्छी चीज ये है कि आप देखिए कि हर एक गिरने वाले शेयर के मुकाबले 2 बढ़ने वाले शेयर बाजार को दिखेंगे। ये बाजार के स्ट्रेंथ को दिखा रहा है। इंडिया विक्स में भी कोई हरकत नहीं है, हल्की सी तेजी, 12 के आसपास का इंडिया विक्स है। आज के अगर हम सेक्टर्स की बात करें तो क्लियरली आप देखेंगे कि जो सपोर्ट है वो सरकारी बैंकों से मिल रहा है। आरबीआई की पॉलिसी से पहले पावर में, पीएसयू में, एनर्जी में थोड़ी सी बाइंग है। मेटल में हल्की सी बाइंग है, 0.25% के मूव्स इंडेक्स में देख रहे हैं। मिड कैप में और स्मॉल कैप में रिलेटिवली स्ट्रेंथ है। स्मॉल कैप का इंडेक्स जो है आधे % ऊपर आपको कारोबार करता हुआ दिखाई देगा। लेकिन प्रेशर कहां से है? आईटी जिसका ग्लोबल लिंकेज है, यहां पर थोड़ी सी तनाव है। कल हमने हालांकि 1.5% के आसपास की बढ़िया तेजी देखी थी आईटी शेयरों में। ऑटो में हल्की सी हम देख रहे हैं कि कमजोरी है। ऑयल एंड गैस में हल्की कमजोरी है रिलायंस के चलते। निफ्टी एफएमसीजी सपाट कारोबार कर रहा है, करीब करीब 0.1% के आसपास की ही गिरावट है। तो कोई खास दिक्कत बाजार में लग नहीं रही है। बड़े मूवर्स कौन से हैं आज के सत्र में, जरा ये भी देख लेते हैं। बॉश नतीजों के बाद हम देख रहे हैं कि ये 3% कमजोर है। इसके अलावा कमिंस इंडिया में कमजोरी हम देख रहे हैं 1.5% के आसपास की। कैपिटल गुड्स वाला खेमा जो थोड़ा सा निराश कर रहा है बाजार को। कल एलएनटी के अलावा बाकी सारे शेयर हम कमजोर देख रहे थे। ब्रिटानिया भी 1% आज कमजोर हम देख रहे हैं। इसके अलावा अगर आप चढ़ने वाले शेयरों की सूची देखेंगे तो न्यू इंडिया एश्योरेंस 5% ऊपर ये है। इंडसइंड बैंक में थोड़ी तेजी बढ़ी है। सरकारी शेयरों की बात करें, बीएचईएल में करीब 2-2.25% के आसपास की तेजी है। फाइजर के नंबर आने वाले हैं अमेरिका में, वैसे उनके पेरेंट कंपनी के शेयर 2% ऊपर है। एफएल इंडिया में 2% के आसपास की तेजी है और सीमेंस 2% ऊपर आपको कारोबार करता हुआ आज के सत्र में दिखाई देगा। कोरोमंडल में बाइंग लौटी है, 2% के आसपास की तेजी कोरोमंडल के शेयर में है। तो बाजार की एक सधी हुई शुरुआत हुई है। कल की तेजी के बावजूद आज जो नेगेटिविटी थी उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि निफ्टी की जो गिरावट है अभी तो सिर्फ 30 अंकों की है और निफ्टी बैंक भी अपने 55,500 के सपोर्ट के आसपास ही है। 100 अंकों के आसपास की नरमी निफ्टी बैंक में है। पॉलिसी पर नजर है। सेंसेक्स की बात करें तो 125 अंकों के आसपास की गिरावट हम सेंसेक्स में देख रहे हैं, लेकिन कहीं पर ऐसा कोई डर का माहौल, भय का माहौल फिलहाल बाजार में दिख नहीं रहा है। तो सीधे चलते हैं अपने एक्सपर्ट्स के पास और उनसे ये समझते हैं। अच्छा, इस बीच देखिए पेटीएम में 2.9% इक्विटी का बड़ा सौदा हुआ है। तो माना यह जा रहा है कि एंडफिन जो कि अलीबाबा ग्रुप की कंपनी है, अपने स्टेक को उन्होंने ट्रिम किया है और 5.8% अपने स्टेक को बेचने वाले हैं। मे बी फेजेस में आज ये आपको ब्लॉक डील और भी देखने को मिले पेटीएम में, और ये 5% के डिस्काउंट पर होना था। लेकिन आप देखिए जैसे कि हम कह भी रहे थे कि ये ओवरहैंग था, मे बी बहुत नेगेटिवली नहीं लेगा पेटीएम इसको, और इसको शेयरधारक एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर देख सकते हैं। पेटीएम हरे निशान में आपको कारोबार करता हुआ दिखाई देगा। सीधे चलेंगे अपने एक्सपर्ट्स के पास और जानेंगे आपके लिए शानदार ओपनिंग ट्रेड्स। इस वक्त हम देख रहे हैं कई सारे अकाउंटर्स मेजर कंट्रीब्यूटर्स हैं जो कि बाजार को संभालने का काम कर रहे हैं। हालांकि 24,700 के इर्द गिर्द निफ्टी जो है वो ट्रेंड करने की कोशिश करता हुआ, ब्रॉडर मार्केट्स और बेंचमार्क्स दोनों पर ही हमारी नजर है। लेकिन हमारे एक्सपर्ट्स इस बाजार की शुरुआत को कैसे देख रहे हैं? किरण, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे, बताइए ओपनिंग ट्रेड्स क्या होंगे?
सो ओपनिंग ट्रेड में हम देख रहे हैं कि सिलेक्टिव फार्मा के अंदर एक हम रिबाउंड देख रहे हैं, तो मैनकाइंड फार्मा में काफी अच्छा लग रहा है। मैनकाइंड फार्मा का आप चार्ट देखोगे तो एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट के आसपास ट्रेड कर रहा है, 2600 इसका ब्रेकआउट लेवल है। कल लगातार 3 दिन से हम देख रहे हैं कि जहाँ पे ओवरऑल फार्मा नेगेटिव है, ये हार्ट ऑफ हार्ट बॉटम पैटर्न के अंदर ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पे आप एक बार के लिए बाइंग करके जा सकते हो। 2650 के आसपास ट्रेडिंग कर रहा है, करंट मार्केट प्राइस से आप बाई कीजिए, और एक जो स्टॉप लॉस रखना है वो 2620 का मेंटेन कीजिए। अगर 2620 इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू नहीं ब्रेक होता है, 1-2 दिन भी होल्ड रखता है ये, सो ऊपर में आप 2700 प्लस तक के टारगेट सेट कर सकते हो मैनकाइंड फार्मा के अंदर। तो मैनकाइंड फार्मा लुक्स पॉजिटिव, 2620 के स्टॉप लॉस के साथ आप डेफिनेटली लॉन्ग कर सकते हो। ये राय किरण की तरफ से। तेजस अभी हमारे पैनल पर जुड़ गए हैं। तेजस, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश में। बताइए बाजार की शुरुआत में ओपनिंग ट्रेड्स क्या होंगे आपके? गुड मॉर्निंग मानसी जी और तमाम दर्शकों और पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। देखिए, जो ट्रम्प ने कल थोड़ा पेनल्टी और टैरिफ की जो अनाउंसमेंट की थी, उसके चलते थोड़ा क्रूड में थोड़ी सी रैली आ सकती है, तो इसलिए हम आज रिलायंस और ओएनजीसी में हल्का सा दबाव देख रहे हैं। बट हमें लग रहा है कि रिलायंस एज अ स्टॉक काफ़ी अच्छा लग रहा है। स्टॉक ऑलमोस्ट 1550 से करेक्ट किया है रिसेंटली, और जो पिछले 2-3 दिन से अगर देखेंगे तो उसकी जो 200 दिन की मूविंग एवरेज है वहाँ पे अच्छा खासा बेस बना रहा है। डेली चार्ट पे आरएसआई में भी पॉजिटिव डाइवर्जेंस बन रहा है, तो रिलायंस में खरीदारी करने की राय है इन द रेंज ऑफ 1390 टू 1400 विद स्टॉप लॉस बिलो 1355। इसमें पहला लक्ष्य रहेगा 1445 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 1495 का। और दूसरा जो मेरा स्टॉक है वो सीमेंट स्पेस से है, अंबुजा सीमेंट लिमिटेड। ये स्टॉक ने भी अभी रिसेंटली 625 के करीबन एक रिसेंट स्विंग हाई बना था, और उसके बाद स्टॉक एक साइडवेज कंसोलिडेशन में चल रहा है। लेकिन अगर ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर देखेंगे तो अभी भी स्ट्रांग है, हायर टॉप हायर बॉटम के फॉर्मेशन है, और शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है स्टॉक, और एक राइजिंग चैनल में भी ट्रेड कर रहा है। तो अभी जो है स्टॉक एक 20 दिन की मूविंग एवरेज के सपोर्ट के करीबन ट्रेड कर रहा है, तो रिस्क रिवॉर्ड के लिहाज से काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। तो करंट भाव पे यहाँ डिप में खरीदारी करिए अंबुजा सीमेंट में। इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना है 583 का। इसका पहला लक्ष्य रहेगा 630 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 650 का। कॉल्स इस वक्त तेजस जी की तरफ से भी आते हुए ऑयल मार्केटिंग, रिलायंस जैसे काउंटर्स हैं जिस पर फोकस है, और साथ साथ अंबुजा सीमेंट पर भी बाय कॉल्स इनिशिएट करने की राय। लेकिन चंदन से भी उनकी राय लेते हैं, और साथ साथ हमारे आज के खिलाड़ी स्टॉक और आज के फिर स्टॉक को भी आपके सामने रख देते हैं। आज का खिलाड़ी स्टॉक का गोडफ्रे फिलिप्स। जी हाँ, इस स्टॉक के नतीजे हर पैरामीटर पर काफ़ी दमदार रहे, और इसीलिए इसे हमने ओपनिंग के खिलाड़ी की लिस्ट में ऐड अप किया है। 8-9% की तेजी बाजार खुलने के साथ साथ दमदार सेट ऑफ नंबर्स, और इसी के चलते 9767 के लेवल्स पर ये स्टॉक जो है बढ़िया तेजी पर खुलता हो, और यहाँ से तेजी जो है वो बिल्कुल बरकरार रहेगी। हर पैरामीटर पर रेवेन्यू, मुनाफे, मार्जिन्स और साथ साथ कामकाजी मुनाफे के फ्रंट पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग नंबर्स। और ओपनिंग का फिसड्डी आज के सत्र में त्रिवेणी टरबाइन। जी हाँ, गोडफ्रे फिलिप्स के अच्छे नतीजे, त्रिवेणी टरबाइन के कमजोर नतीजे, और इसी के चलते ये गिरावट झेलता हुआ करीब 7% की गिरावट के साथ 550 के लेवल्स पर इस स्टॉक में फिलहाल कामकाज देखने को मिला है। चंदन, आप बताइए आपके कैसे देख रहे हैं मार्केट की इस शुरुआत को, और शुरुआत में आपकी तरफ से ओपनिंग ट्रेड्स क्या होंगे? बिल्कुल, देखिए ट्रेड सेटअप की बात करें तो पहले ट्रेड तो मैं फोकस करूंगा यहाँ पे जियो फाइनेंस पे। जियो फाइनेंस में काफी अच्छा सेटअप है, और इनफैक्ट इस काउंटर पे हम लगातार पिछले 6-7 दिनों से पॉजिटिव है, जब से इसने 306 की बॉटम बना के रिकवरी दिखाई है। तो मेरा मानना है कि अब एक नया ब्रेकआउट होगा, तो 325 के सपोर्ट से खरीदारी की सलाह रखेंगे। ऊपर में 355 तक के टारगेट जियो में बनने चाहिए। उसके अलावा आप देखोगे तो सिलेक्टिव काउंटर्स में मार्केट में बाइंग इंटरेस्ट है, और मुझे कैन्स काफी अच्छा लग रहा है। कैन्स देखे तो पिछले 5-6 दिन में काफी अच्छा मूव हुआ है, और कहीं ना कहीं ये 5400 के ऊपर होल्ड कर रहा है, जो एक नया ब्रेकआउट दे रहा है। तो केन्स टेक्नोलॉजी पे खरीदारी की सलाह रखेंगे। मौजूदा लेवल से देखें तो 6300 का सपोर्ट है, ऊपर में 6650 तक के टारगेट। तो केन्स टेक्नोलॉजी और जियो फाइनेंस 2 प्रेफर्ड पिक रहेंगे शुरुआती ट्रेड। चलिए, 2 कॉल्स इस वक्त चंदन की तरफ से भी हमें मिलते हुए। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज पर तो टेक्निकल और फंडामेंटल नजरिया लगातार हमारे एक्सपर्ट्स का बरकरार है। 330 के स्तर अगर पहुंच जाए तो उसके बाद 400 तक भी कर सकता है ये स्टॉक। 330 के लेवल्स तो पार हो चुके हैं, 336, 337 के लेवल्स पर ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ 355 के लेवल्स पर इस वक्त कामकाज। 325 का आपको एक स्टॉप लॉस लगाना होगा,
और चंदन की तरफ से राय इस वक्त हमें मिलती हुई। मेजर कंट्रीब्यूटर्स की अगर बात करें इस वक्त मार्केट में, सेक्टर स्पेसिफिक अप्रोचेस और साथ ही मेजर कंट्रीब्यूशन जो है इंडसइंड बैंक, एसबीआई, मारुति, एक्सिस बैंक, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, इन तमाम स्टॉक से बाजार को सबसे ज़्यादा तेज़ी जो है वो मिलती हुई, सपोर्ट जो है मिलता हुआ नजर आ रहा है। एडवांस डिक्लाइन रेशियोज एनएससी और बीएसई का आप देख रहे हैं, एडवांसेस का पलड़ा इस वक्त भारी नजर आ रहा है। फेयर इंडिकेटर इंडिया विक्स पर भी नजर होनी चाहिए, वहां पर हम स्पाइक अप भी देखते हैं और गिरावट भी देखते हैं। और स्पाइक अप एक कंसर्न का काम करेगी, गिरावट जो है रिलीफ का काम करेगी। आज के सत्र में इंडिया विक्स में गिरावट है, विच इज़ अ रिलीफ। 11-12 के लेवल्स के आसपास, कंफर्ट लेवल्स के पास ही इस वक्त ट्रेंड करता हुआ इंडिया विक्स वॉलेटिलिटी इंडेक्स। फ्लिप साइड में एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, रिलायंस, इन्फोसिस और एचयूएल जैसे काउंटर्स है जो कि कमजोरी दिखा रहे हैं। रिलायंस की गिरावट को एक खरीदारी का मौका भी ढूंढा या बनाया जा सकता है। 29 अगस्त एजीएम है और इस एजीएम के चलते फोकस रेडार पे रहेगा ये स्टॉक। निफ्टी नेक्स्ट कैटेगरी में जीमेंस इस स्टॉक पर नजर डालें। 3032 के लेवल्स पर ये स्टॉक में न्यूज़ फ्लो का एक्शन है ही, जिसके चलते ये स्टॉक फोकस रेडार पर है और लगातार अच्छी खासी तेजी के बीच यहाँ पर कामकाज होता हुआ नजर आया भी है। किरण, एक टेक आपसे जानना चाहेंगे। 1.5% की तेजी है, शुरुआती तेजी से गेंस जो है हल्के से गेंस फ्रिजल आउट होते हुए नजर आ रहे हैं, हल्का हुआ है, लेकिन 3040 पर आपकी राय क्या होगी? सीमेंस की अगर हम बात करें तो कल स्टॉक ने अपनी 100 डेज मूविंग एवरेज ब्रेक की थी, लेकिन जो कैंडलस्टिक्स पैटर्न बनी थी वो एक बुलिश हैमर कैंडलस्टिक्स पैटर्न है। ओवरऑल काफी स्ट्रॉन्ग पैटर्न है। सो कोई भी गिरावट आती है मेरे हिसाब से यहाँ पे एक बार के लिए लॉन्ग कर सकते हैं। जो एक पोजिशनल स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है वो कल के लो का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। अगर कल का लो ब्रेक नहीं होता तो देयर आर वेरी गुड चांसेस कि हम एक शार्प रिकवरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं 32-3300 तक की। तो डेफिनेटली सीमेंस में लॉन्ग करना चाहिए 2900 के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, सीमेंस को लेकर ये व्यू, गेंस थोड़े से हल्के हो रहे हैं। और अगर हम मार्केट की बात करें तो एक नैरो रेंज में ही हम शुरुआत देख रहे हैं। उथल पुथल भी नहीं है, कोई ऐसा स्विंग भी नहीं आ रहा है। अच्छी चीज़ ये है कि आज अगर आप मार्केट के ब्रेथ देखेंगे तो वो आपको काफ़ी पॉजिटिव दिखेगी। 750 शेयर अगर गिरने वाले हैं तो करीब 1600 शेयर तेज़ी वाले हैं। तो स्मॉल कैप में, मिड कैप में बाइंग हो रही है। आप इंडेक्स पर प्रेशर क्यों देख रहे हैं, उसकी बड़ी वजह यह है कि देखिए मार्केट कैप के लिहाज से या फिर वेटेज के लिहाज से जो बड़ी कंपनीज हैं वो आज थोड़ी सी नरम है। एचडीएफसी बैंक का शेयर 1% नीचे है, सबसे ज़्यादा वेटेज इसका निफ्टी में है। उसके बाद हम बात करें, रिलायंस नरम है, आधे % की गिरावट इसमें हम देख रहे हैं। आईसीसी बैंक भी एक और बड़े वेटेज वाला। तो ये कुछ बड़े वेटेज वाले जो शेयर्स हैं ना वो थोड़ा सा ना मूड खराब करने का काम कर रहे हैं। ये इंडेक्स का इन्फोसिस अगेन आधे % के आसपास की गिरावट है और इसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि निफ्टी में कोई ज़्यादा गिरावट नहीं है, 50-60 अंकों के आसपास की नरमी है। लेकिन इस बीच इंडसइंड बैंक में करीब 5% की तेज़ी हो गई। नए सीईओ और एमडी के अनाउंसमेंट को लेकर बाजार थोड़ा उत्साहित लग रहा है, चीयर कर रहा है। राजीव आनंद होंगे, कार्यभार जल्दी ही संभाल लेंगे अगले 3 साल के लिए, तो तेज़ी बन रही है। लेकिन कैपिटल गुड्स में तेज़ी लौट आई है। सीमेंस के भी हम बातचीत कर रहे थे, आप बीएचईएल देखेंगे वहाँ पर भी तेज़ी है। सीजी पावर देखेंगे 1% के आसपास की मूव्स हम उसमें भी देख रहे हैं। एक राय जरा चाहिए, मार्केट रिलेटेड जो शेयर्स हैं चंदन जी, क्या व्यू बन रहा है आपका? आपको लगता है कि जो हमने उथल पुथल, जो गिरावट हमने देखी हाल फिलहाल, वो ओवर हो गई है? क्योंकि सीडीएसएल में कल हमने तेजी देखी, आज हम देख रहे हैं कि थोड़े मतलब वीक मार्केट में, थोड़े से वीक मार्केट में एंजल वन में 1% के आसपास की तेजी है। कोई प्रेफर्ड पिक आपकी ओर से? बात करेंगे तो बिल्कुल डिस्क्लेमर और डिस्क्लोजर यहाँ पे रहेगा। मेरा ऐसा मानना है कि एक बार का जो नेगेटिविटी थी वो एक पोज लेती हुई नजर आएगी। मैं सबसे पहले एक्सचेंज रिलेटेड काउंटर्स की बात कर रहा हूँ। बीएसई पिछले लगभग 20 दिन से कंसोलिडेट हो रहा है और नीचे में 2365 2385 के मल्टीपल बॉटम बनाए हैं। हालांकि 2570 निकलेगा तब यहाँ पे बॉटम बनेगा, बट रेंज में अटक रहा है, वो भी एक अच्छी बात है अपने आप में। वहीं आप सीडीएसएल की बात करें तो सीडीएसएल में पिछले कुछ वीक में करेक्टिव मूव देखने को मिला था, बट कल का जो रिकवरी था वो रिमार्केबल है। और 2 दिन पहले यहाँ पे 1465 के आसपास के बॉटम बनाए थे, तो 1500 के हायर बेस से कहीं ना कहीं 1650 तक के टारगेट यहाँ पे बनने चाहिए। ब्रोकिंग हाउसेस की बात करें तो सिलेक्टिव काउंटर्स में काफी अच्छा मूव देखने को मिल रहा है और काफी अच्छे बॉटम आउट अप्रोच देखने को मिल रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ब्रोकिंग कंपनीज पे यहाँ पे फोकस करना चाहिए या फिर कैपिटल मार्केट रिलेटेड थीम पे फोकस करना चाहिए। ओवरऑल देखें तो इस थीम पे हम काफी पॉजिटिव है यदि हम पोजिशनल व्यू की बात करें, क्योंकि कहीं ना कहीं लगभग 18-19 करोड़ डीमेट अकाउंट टोटल अभी हो चुके हैं। हर महीने 40-42 लाख डीमेट अकाउंट हो रहे हैं। 25,000 करोड़ का 26,000 करोड़ का मंथली एसआईपी हो रहा है। एफआई सेल ऑफ के बाद में डीआईज और रिटेल कंट्रीब्यूशन कंटिन्यूसली इंटेक्ट है।
तो आई थिंक ये सारे ट्रिगर है जो कहीं ना कहीं कैपिटल मार्केट रिलेटेड कंपनीज को एक पॉजिटिव ट्रिगर देगा। तो इसके लिए ओवरऑल मेरा यहाँ पे बुलिश बायस है। हो सकता है मार्केट के चलते थोड़ा सा नर्वसनेस या एक रेंज बाउंड बायस है, बट ओवरऑल यदि किसी को पोजिशनल ध्यान रखना है तो आई थिंक ये स्पेस हो सकता है जहां पर आपको अल्फा जनरेट करता हुआ मिलेगा। और आप पोजिशनल बाइंग कर सकते हैं इन स्टॉक्स में। HDFC बैंक 1% की गिरावट तेजस जी, और आज चौथा सत्र है जब ये शेयर कमजोर हो रहा है और 4 सत्र में ज्यादा नरम नहीं हुआ है, बट 50-60 रुपए के आसपास की गिरावट आई है। ऐसा कोई नेगेटिव तो है नहीं, शेयर ये चला हुआ था, नंबर्स भी इसके ठीक ठाक आए थे। HDFC बैंक जरा बताइए क्या करना चाहिए, ये जो गिरावट आ रही है ये क्या बाइंग का मौका है आपके हिसाब से, या फिर थोड़ा सा और नरम हो सकता है शेयर ये? नहीं, मेरे हिसाब से थोड़ा वेट करना चाहिए। अगर देखिए बैंकिंग क्षेत्र की बात करें तो बैंक निफ्टी में जो एक अहम स्तर था 56,100 का, वो फ्राइडे के सत्र में ब्रेक हुआ है। तो उस हिसाब से लग रहा है कि बैंक निफ्टी में थोड़ी सी गिरावट का जो माहौल है वो जारी रहेगा। और कल हम RBI की पॉलिसी भी देख रहे हैं, और मेरे हिसाब से HDFC बैंक में 1950-55 के करीबन काफी स्ट्रांग सपोर्ट है। तो लॉन्ग पोजीशन बनाने का कोई एडवाइस है नहीं, बट अगर किसी के पास लॉन्ग पोजीशन है तो 1950 के स्टॉप लॉस से बने रह सकते हैं। अगर ये लेवल सस्टेन होता है तो ही स्टॉक में रिवर्सल आएगा। अदरवाइज मुझे लग रहा है अगर 1950 का लेवल ब्रेक होता है तो एक अच्छी खासी गिरावट आ सकती है स्टॉक में, एटलीस्ट मिनिमम 3 to 4%। HDFC बैंक पे जो है राय आ रही है, स्टॉक लगभग 1% गिरा हुआ है। ऑफकोर्स निफ्टी बैंक का हैवी वेट है, तो निफ्टी बैंक पे भी जो है थोड़ी सी सेलिंग प्रेशर आ रही है। एक बार पेटीएम की चार्ट लाते हैं, और उतना भी ख़राब जो है मूवमेंट नहीं देखने में। ब्लॉक डील जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। पेटीएम के चार्ट लाते हैं और देखिए अब्जॉर्प्शन उतना ख़राब नहीं है। पूरी तरह से एक्सपेक्टेड है कि एक क्लीन ट्रेड जो है अलीबाबा के एंटिटी से हो सकती है। लगभग 6% स्टेक है उनका। और देखिए डोमेस्टिक अब्जॉर्प्शन में भी स्ट्रेंथ आया है। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस चाइनीज़ एंटिटी की इन्वेस्टमेंट के बाद बहुत सारे रेगुलेटरी अप्रूवल्स हैं जो पेटीएम के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, और एक अलग रैली और एक अप मूव देखने मिल सकता है डिस्पाइट अ लार्ज ब्लॉक हैपनिंग। चंदन किस तरह देख रहे हैं पेटीएम को? ये ऑल सपोर्ट पे है और ऑलमोस्ट सपाट लेवल्स पे ही है। 1070-1100 के बीच जो है मूव आ रहा है। बहुत अच्छा एक महीने में रिटर्न्स भी आए हैं, 16% स्टॉक ऊपर है। किस तरह देख रहे हैं चंदन अभी? क्योंकि हमने पहले बात की थी कि मेजर ट्रेंड पॉजिटिव और पिछले लगभग 8-9 दिनों से कंसोलिडेट हो रहा है। मल्टीपल सपोर्ट है वो कहीं ना कहीं 1045 के आसपास है। तो मेरा मानना है कोई भी डिक्लेन आते हैं 1045 के सपोर्ट से खरीदारी के मौके ढूंढिए, ऊपर में लगभग 1111 तक के टारगेट के लिए। बाजार की वीकनेस के चलते थोड़ा बहुत करेक्टिव मूव आया है, बट आई थिंक बाय ऑन डिक्लाइन का व्यू कंटिन्यू रहेगा। तो जिनके पास है या जो लेना चाहते हैं थोड़ा और डीप आए 1045 के सपोर्ट से लेने की सलाह रखें। यहाँ पे जो है खरीदारी की राय आ रही है, बाय ऑन डिप्स की रणनीति है। चंदन एक और सवाल रहेगा, कोई इंपॉर्टेंट ऑप्शंस का ट्रेड है निफ्टी बैंक के लिए? अगर है तो कौन सा रहेगा? देखिए ऑप्शंस की बात करें तो मोमेंटम है नहीं मार्केट में। विक्स अभी लगभग 11.9 के आसपास है। फिर भी देखिए हल्का सा हम नेगेटिव बायस के साथ काम करेंगे क्योंकि बाजार ऊपर में टिक नहीं पा रहा है। तो इसके लिए सेल ऑन बाउंस की स्ट्रेटेजी अपनाएंगे। हालांकि बाजार में काफी डेटा सेटअप है, ओवरसोल्ड हो चुके हैं, बट अगेन ट्रेंड को इग्नोर नहीं करना चाहिए। और इमीडिएट ट्रेंड है वो नेगेटिव है, जहां पे लोअर टॉप लोअर बॉटम के सीक्वेंस बन रहे हैं। तो मेरी सलाह रहेगी 24,700 के वीकली पुट पे। ये पुट यहाँ पे नहीं, हल्के से डिप में खरीदे। अभी लगभग 117 के आसपास चल रहा है। 100 से 110 के बीच में 24,700 का पुट खरीदारी की सलाह रहेगी। सपोर्ट रहेगा 75, टारगेट रहेगा लगभग 155 के आसपास। तो 24,700 का निफ्टी का वीकली एक्सपायरी का पुट खरीदारी की सलाह रहेगी। ये पुट आप हल्का सा डिक्लाइन आए 100 से 110 के बीच में तब खरीदें। फिलहाल 116 के आसपास चल रहा है और वहां पे आपको लग रहा है कि नीचे के लेवल पे बाइंग आएगी। तो कहीं ना कहीं हमारा मानना है कि इंडेक्स में बाउंस आएगा और वो बाउंस वापस अटकता हुआ नजर आएगा। थोड़ी सी जो डिप आती है तो 24,700 के पुट लेवल्स पे जो है नज़र ज़रूर रखेंगे। तेजस आपसे एक सवाल रहेगा जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में। यहाँ पे देखें तो एक अच्छी मोमेंटम जो है आप देख सकते हैं पिछले 2 से 3 हफ्ते में देखने मिली है, जिस तरह पोजिशनली जो है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज अपने आप को पोर्ट्रे कर रहा है। और अगले 1 महीने में ही जो है इसी महीने के अंत में जो रिलायंस के अहम AGM भी आने वाला है, जहाँ पे रिलायंस जियो फाइनेंशियल सर्विसेज पे अच्छी मोमेंटम देखने मिल सकता है अगर अनाउंसमेंट्स अच्छे आएँ तो। एक बार जियो फाइनेंशियल
सर्विसेज पे आपकी राय लेना चाहूँगा तेजस कि यहाँ पे अभी बने रहें कि कंसोलिडेशन फेज पे जा सकता है ये स्टॉक? देखिए अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रही है इस बाजार में। देखिए जियो फाइनेंस की बात करें तो स्टॉक एक रेजिस्टेंस के करीबन ट्रेड कर रहा है। 335 एक रेजिस्टेंस था, इंट्राडे बेसिस पे आज ये रेजिस्टेंस सरपास हुआ है। ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग है, हायर टॉप हायर बॉटम के फॉर्मेशन है और शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो मेरे हिसाब से किसी के पास पोजीशन है तो 328 के स्टॉप लॉस से बने रह सकते हैं। अगर 335 के ऊपर आज क्लोज देता है तो आने वाले दिनों में हम 347 से लेके 350 तक के भी लेवल स्टॉक में देख सकते हैं। और मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, ये स्टॉक में मेरा निजी निवेश भी है। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज पिछले 3 महीने का ट्रेंड अगर आप देखेंगे करीब करीब 31% के अपमूव यहाँ पर। लेकिन गोडफ्रे फिलिप्स के स्टॉक को एक बार पुल अप करते हैं और नतीजों की अगर बात करें, गोडफ्रे फिलिप्स के नंबर्स, आउटस्टैंडिंग सेट ऑफ नंबर्स कंपनी ने पोस्ट किया और उसका एक इम्पैक्ट है। आज का खिलाड़ी स्टॉक हमने इसे बनाया है और हो भी क्यों ना, हर लिहाज से हर पैरामीटर पर स्टॉक में जो है अच्छी खासी मजबूती देखने को मिली है। इसी के चलते 9 से 10% तक की तेजी इस वक्त 9789 के लेवल्स पर। चंदन, एक टेक आपसे जानना चाहूंगी, Q1 रिजल्ट्स की अगर बात करें, नेट प्रॉफिट में 56% का जंप देखने को मिला है। 356 करोड़ पर कंपनी के नेट प्रॉफिट के लेवल्स आए हैं। 2:1 के रेशो में बोनस शेयर्स भी इशू किए हैं कंपनी ने। एब्सोल्यूट स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स जिसका इम्पैक्ट है जो कि स्टॉक प्राइस पर रिफ्लेक्ट होता हुआ। गोडफ्रे फिलिप्स जिनकी एग्जिस्टिंग पोजीशन है उनके लिए राय क्या होगी? बिल्कुल, देखिए काफी अच्छा सेटअप यहाँ पे देखने को मिला इस काउंटर में और इनफैक्ट ब्रेकआउट बने हैं डेली और वीकली चार्ट पे। तो जिनके पास है या जो लेना चाहते हैं वो दोनों के लिए पॉजिटिव बायस रहेगा। 9000 का सपोर्ट है, कहीं ना कहीं 10,200 तक के नए लक्ष्य यहाँ पे बनते हुए नजर आने चाहिए। 200 तक टारगेट्स यहाँ से नजर आ सकते हैं। न्यू इंडिया एश्योरेंस के स्टॉक को भी एक बार पुल अप करते हैं। ये स्टॉक भी पिछले दिनों काफ़ी हद तक मूवमेंट दिखा रहा था और ऑफ कोर्स वॉलेटाइल मार्केट्स में भी न्यू इंडिया एश्योरेंस के स्टॉक प्राइस में काफ़ी बढ़िया तेजी और बढ़त के लेवल्स नजर आए थे। आज के सत्र में न्यू इंडिया एश्योरेंस पर 7% के अप मूव। येट अनदर स्टॉक ऑब्जर्वेशन में आता है हमारे बिग शो ऑफ द डे और न्यू इंडिया एश्योरेंस 201 के लेवल्स पर बढ़िया तेजी पर। तेजस, एक टेक आपसे जानना चाहेंगे, पिछले कुछ सेशन से काफी हद तक मोमेंटम में है ये स्टॉक। देखिए न्यू इंडिया एश्योरेंस की बात करें तो स्टॉक ने एक अच्छी खासी रैली दिखाई है और ब्रेकआउट तो इसमें लास्ट वीक ही आ चुका था ऑन 30 जुलाई और वो जो ब्रेकआउट हुआ था काफी अच्छे वॉल्यूम के साथ हुआ था। बट मेरे हिसाब से बाय एंड डिप्स की रणनीति रखी है। आज स्टॉक काफी चल चुका है तो पोजिशनल जो सपोर्ट है वो उसका करीबन 185 के करीबन आ रहा है। तो रिस्क रिवॉर्ड के लिहाज से यहाँ पे करने की सलाह नहीं है। अगर कोई डिप आता है तो खरीदारी करिए विद अ पोजिशनल स्टॉप लॉस बिलो 185। हमें लग रहा है ये स्टॉक 215 तक जा सकता है ऑन इमीडिएट बेसिस। ठीक है, 215 तक जा सकता है न्यू इंडिया एश्योरेंस और बेहतरीन सत्र आज का हो रहा है। 7% का उछाल हम शेयर में देख रहे हैं। कुछ दिनों पहले भी हम देखा था कि जब नतीजे आए थे करीब करीब 18% के आसपास के उछाल हमने न्यू इंडिया एश्योरेंस में एक ही सत्र में देखे थे। तो एक बेहतरीन सत्र आज भी चल रहा है शेयर के लिए। कोटक सिक्योरिटीज के अमोल आठवाली हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमोल जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है। मार्केट में हम देख रहे हैं कि थोड़ी सी गिरावट हल्की सी बड़ी है क्योंकि जो दिग्गज जो शेयर हैं रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, ये सपोर्ट कर नहीं रहे बाजार को। आप जरा बताइए कि आपकी नजर कहां पर गई है बाजार में और आपके जो ट्रेड्स होंगे शुरुआत करने के लिए वो कौन से होंगे? जी नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग। आई थिंक मुझे लगता है वो जो रेंज में फंसा हुआ मार्केट है उसी फॉर्मेशन को आज कंटिन्यू किया है। सेकंड हाफ इम्पोर्टेंट रहेगा। अगर मार्केट में बाउंस बैक आता है और 24,700 अगर क्लियर होता है तो एक जो पुल बैक फॉर्मेशन है वो कहीं ना कहीं कंटिन्यू होता हुआ हम देख सकते हैं। पिक्स की बात करेंगे तो पहला मेरा जो पिक्स है पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सिस बैंक की तरफ जा रहा हूँ। पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से 1075 के आसपास मैंने पिक किया था। पोजिशनली टारगेट निकल के आ रहे 1120 और 1130 के और स्टॉप लॉस रहेगा उसका 1050 का। काफी करेक्ट हुआ है एक्चुअली। एक बड़े करेक्शन के बाद स्टॉक में एक बॉटम फॉर्मेशन देखने को मिला है और एक रिवर्सल फॉर्मेशन भी हुआ है आज। तो मुझे लगता है कि ये सेटअप जो दिखा रहे हैं अगर ये रिवर्सल कंटिन्यू रहा तो एक्सिस बैंक में एक टेक्निकल बाउंस बैक आने के चांसेस काफी ब्राइट लग रहे हैं। दूसरा हिंदाल्को के साथ जाना चाहूंगा, वो भी पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से 688 के आसपास है। 725
पोजिशनली टारगेट निकल के आ रहे हैं और 675 उसका स्टॉप लॉस लेवल रहेगा। एक डिसेंट फॉर्मेशन में है। कल भी मेटल में अच्छा खासा एक्टिविटी देखने को मिला था। हिंदाल्को की तरफ देखते हैं तो 675 एक क्रूशियल सपोर्ट जोन रहेगा। उसके ऊपर अगर ये स्टॉक सस्टेन होता है तो ये जो टेक्निकल बुलिश सेटअप है वो कहीं ना कहीं कंटिन्यू होता हुआ देखने को मिल सकता है। ठीक है, हिंडाल्को के लिए 675 का स्टॉप लॉस। एक्सिस बैंक हमने देखा था कि नतीजे जब आए थे उसके बाद शेयर की थोड़ी गिरावट बढ़ी थी और 1050 रुपये का स्टॉप लॉस एक्सिस बैंक के लिए। हालांकि आज हम देख रहे हैं कि करीब 1% के आसपास के गेंस एक्सिस बैंक के शेयर में आपको दिखेंगे। तो ये कुछ शेयर्स हो गए अमोल जी की तरफ से, दोनों के दोनों फिलहाल आपको पॉजिटिव टेरिटरी में कारोबार करते हुए दिखेंगे। निफ्टी करीब 90 अंक नीचे। निफ्टी बैंक की बात करें तो 100 अंकों के आसपास की गिरावट है और निफ्टी बैंक में अगर आप 12 शेयर देखेंगे तो 12 में से 8 शेयर मजबूती वाले हैं, 4 शेयर कमजोर हैं और उन 4 में हम देख रहे हैं कि एचडीएफसी बैंक और आईसीसी बैंक तो हैं ही। इसके अलावा एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का शेयर भी आपको कमजोर दिखेगा और बंधन और पीएनबी भी लाल निशान में स्लिप कर गए हैं। थोड़ी थोड़ी हम देख रहे हैं कि एक्सिस बैंक, एसबीआई, कोटक थोड़ा सपोर्ट देने का काम कर रहे हैं। चंदन जी, एसबीआई को लेकर एक आपसे व्यू चाहिए। एसबीआई ने बड़ा परेशान किया लोगों को, जो निवेशक हैं वो भी परेशान हैं कि अच्छा हमने पैसे तो डाल दिए हैं, 800 रुपये से ऊपर शेयर बढ़ नहीं रहा है, और जो ट्रेडर हैं वो वेट कर रहे हैं कि एक बार ब्रेकआउट आ जाए, शेयर चलना शुरू कर दे तो फिर हम एसबीआई को लेकर अपना व्यू बनाएं। दिक्कत ये है कि घूम फिर के 800 रुपये के प्राइसेस आ जाते हैं। एग्जैक्टली देखिए वही प्राइस अभी स्क्रीन पर है। चंदन जी, आपका व्यू क्या है एसबीआई को लेकर? क्या ये पॉलिसी थोड़ा ट्रिगर करेगी शेयर को? देखिए, एसबीआई में जब जब ब्रेकआउट होता है वो ब्रेकआउट फेल हो जाते हैं और आज से लगभग 13-14 दिन पहले यही कहानी हुई थी। 842 के हाई बनाए थे और वहां से कंटिन्यूसली लोअर टॉप लोअर बॉटम बनाता हुआ 786 आ गया। बट साथ में ये भी बात इसमें है कि नीचे के लेवल पे कोई ना कोई रीजन से सपोर्ट बेस्ड बाइंग आ रहा है। पिछले 12 सप्ताह की बात करें तो नीचे में 780 एक मेजर सपोर्ट का काम कर रहा है, वहीं ऊपर में 830 840 एक मेजर हर्डल का काम कर रहा है। कल के दिन इसने लगभग 786 के सपोर्ट से टर्न हुआ है। तो मेरे हिसाब से 780 टू लेके 830 ये दायरा हमें इस काउंटर में सेलेक्ट करना चाहिए। बड़ा डाउन साइड भी नहीं है तो बड़ा अपसाइड नहीं है, कहीं ना कहीं पॉजिटिव टू रेंज बाउंड काइंड ऑफ सेटअप इस काउंटर में देखने को मिल रहा है। एसबीआई को लेकर ये भी देखते हैं कि अपनी रेंज से कब ये निकलता है। लगातार कंसोलिडेशन वाले जोन में बना हुआ है। लेकिन आज निफ्टी की 2 कंपनियों के नतीजे आएंगे। एक तो है भारती एयरटेल, दूसरा है अडानी पोर्ट्स का, और एक निफ्टी नेक्स्ट 50 जो पहले निफ्टी का पार्ट था, ब्रिटानिया के भी नंबर्स आज आएंगे। तो जरा समझते हैं कि उम्मीदें क्या हैं। पहले जरा भारती एयरटेल की बातचीत करते हैं। लगातार हमने देखा कि स्टॉक में तो स्ट्रेंथ दिखी है भारती एयरटेल के। आरपू बढ़ाने पर टेलीकॉम कंपनीज का फोकस भी है और अनुमान क्या है ये बता रहे हैं हमारे सहयोगी पुलकित। बताइए क्या उम्मीदें करके चले भारती एयरटेल से? नंबर से पहले शेयर थोड़ा मजबूती के संकेत दे रहा है। तो भारती एयरटेल अपने पहली तिमाही के नतीजे पेश करने वाला है। तो अगर रेवेन्यू की बात करें आईएनआर टर्म्स में तो लगभग 2% अप रहने की उम्मीद है। वहीं एबिटा की बात की जाए तो लगभग 1.6% अप रहने की उम्मीद है। एबिटा मार्जिन स्लाइटली फ्लैट देखा जा सकता है या यूं कहें करीब 20 बेसिस पॉइंट का एक डिप देखा जा सकता है। अगर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो लगभग 42% हम इसमें डिप देख सकते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि पिछले क्वार्टर में एक एक्सेप्शनल अर्निंग हुआ था। तो अगर हम एडजस्टेड पैट की बात करें तो वो बढ़ के आ सकता है लगभग 22.5%। अगर हम एवरेज रेवेन्यू पर यूजर की बात करें तो ये लगभग 248.5 से लेकर 249 तक रहने की उम्मीद है, जो कि लगभग 1.5% अप है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। अगर हम एक्सपेक्टेशंस की बात करें तो हेल्दी ग्रोथ देखी जा सकती है रेवेन्यू के अंदर, और जो मोबाइल वायरलेस सेगमेंट है वो एक अच्छा स्टडी ग्रोथ दिखा रहा है। वहीं अगर हम एयरटेल अफ्रीका की बात करें तो एयरटेल अफ्रीका में भी एक अच्छी परफॉर्मेंस देखी जा सकती है, क्योंकि लास्ट क्वार्टर में वहां पे मोबाइल टैरिफ हाइक्स किए गए थे। जो की थिंग्स होंगी मैनेजमेंट कमेंट्री में देखने तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट जो चीज होगी वो FY26 में किस तरह से कंपनी कैपेक्स प्लान कर रही है वो। दूसरा, किस तरह से 5G का इंप्लीमेंटेशन किया जा रहा है पूरे ऑल इंडिया में और उसके ऊपर क्या प्रोग्रेस है। लास्ट, जो कमेंट्री है मोबाइल टैरिफ के ऊपर कि मोबाइल टैरिफ हाइक्स हो सकते हैं नहीं हो सकते हैं, अफ्रीका में तो हो गया है, इंडिया में किस तरह के क्या प्लान्स हैं, ये कुछ एक चीजें होंगी जो मैनेजमेंट कमेंट्री में देखने लायक होंगी। और इसी के साथ रिजल्ट्स में जैसा भी होगा अपडेट हम आपको बता देंगे। ठीक है पुलकित, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका। आरपू में हम थोड़ी बढ़त देखेंगे, 245 से 248 रुपये 50 पैसे आरपू
ARPU यानी कि एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, प्रति ग्राहक औसत आय। लेकिन मुनाफे में करीब 42% के आसपास की गिरावट की आशंका है। मार्जिन भी थोड़ा सा हम देखेंगे कि सपाट ही रहेगा, 57.2% से गिरकर 56.9% के आसपास के मार्जिन की उम्मीदें हैं भारतीय एयरटेल से। भारतीय एयरटेल को लेकर जरा एक व्यू ले लेते हैं और चंदन जी आप ही जरा इस पर राय दीजिए। अच्छा, भारतीय एयरटेल के साथ ना आज इनकी जो सब्सिडरी वाली जो कंपनी है जो राजस्थान में और नॉर्थ ईस्ट में ऑपरेट करती है, भारतीय हेक्साकॉम, उसके भी नंबर्स आएंगे। और अगर हम दोनों को तुलना करें तो बल्कि भारतीय हेक्साकॉम में तो ज़्यादा रिटर्न मिले हैं लोगों को। अगर हम ईयर टू डेट देखेंगे या फिर पिछले एक महीने का भी प्रदर्शन देखेंगे और भाव भी लगभग सेम हो गए हैं। 1850 भारतीय हेक्साकॉम का भाव है और 1900 से थोड़ा सा ऊपर भारतीय एयरटेल का भाव है। दोनों में क्या बेहतर है चंदन जी, अगर ट्रेड के लिए लेना हो तो? देखिए, भारतीय एक्सा और भारतीय एयरटेल की बात करें तो मैं तो भारतीय एयरटेल की तरफ जाऊंगा, क्योंकि काफी क्लोजली इस काउंटर को हम ट्रैक कर रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि मार्केट में इस काउंटर ने कंटिन्यूसली पिछले 6 सालों से अल्फा जनरेट किया है। 6 सालों की कहानी देखें तो 265 270 से लेके ऊपर में 2045 तक का मुंह दिखाया है। और अच्छी बात यह है कि मार्केट की वॉलेटिलिटी में भी ये टिका हुआ रहता है। और पिछले लगभग 16-17 दिनों से देखें तो 5 बार 1880 1878 के आसपास के सपोर्ट लेके काउंटर टर्न हुआ है। तो मेरे हिसाब से पॉजिटिव बायस है, 1880 का सपोर्ट है, ऊपर में लगभग 1980 से लेके 2000 तक का टारगेट भारतीय एयरटेल दिखा सकता है। तक का टारगेट आ सकता है भारतीय एयरटेल की तरफ से, ये जो है चंदन की राय है। लेकिन चलिए ऑप्शंस के चैंपियन के सेगमेंट पे हम चलते हैं। ऑप्शंस के चैंपियन में लक्ष्मीकांत शुक्ला जी हमारे साथ जुड़े हैं। लक्ष्मीकांत जी गुड मॉर्निंग, जरा बताएं आपके ऑप्शंस के कॉल क्या रहेंगे आज? जी शुभ प्रभात। आज के ऑप्शन चैंपियन में हम बजाज फिनसर्व का पुट ऑप्शन रेकमेंड करेंगे, क्योंकि पिछले कई दिनों से स्टॉक अपने सारे की मूविंग एवरेज के नीचे ही सस्टेन कर रहा है और यहाँ पे मल्टीपल बेरिश कैंडल का फॉर्मेशन भी दिखाई दे रहा है डेली के चार्ट पर। और इस स्टॉक ने अपना जो प्रीवियस मंथ का स्विंग हाई है उसके नीचे ये स्टॉक फिसल सकता है, ऐसा चार्ट्स को देख के लग रहा है। और फिर इसलिए हमने 1920 का पुट ऑप्शन रिकमेंड किया है, जो कि अभी 3840 के आसपास के प्राइस पर हमें मिल जाएगा। इसमें जो हमें स्टॉप लॉस रखना है वो रखना है 30 रुपीज का, और हमारा जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 60 रुपीज का। तो इन टर्म ऑफ अगर हम मॉनेटरी पर्सपेक्टिव को देखते हैं तो जो मैक्सिमम रिस्क आ रहा है वो आ रहा है अराउंड 5000 रुपीज का, और अगर टारगेट अचीव होते हैं तो जो रिवॉर्ड है वो आ रहा है हमारा 10,000 रुपीज का। यहाँ पे देखिए अधिकतम मुनाफा 10,000 रुपये, अधिकतम नुकसान 5,000 रुपये की तरफ से रहेगा। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यानी कि फेवरेबल है बजाज फिनसर्व की तरफ से। लेकिन इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट आ रही है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस को लेकर। एसबीआई ने रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस को लेकर नए कंसल्टेशन पेपर जारी किया है। क्या है पूरी खबर, बता रहे हैं अंकुर मिश्रा। जी, मार्केट रेगुलेटर सेबी ने एक कंसल्टेशन पेपर जारी किया है और यहाँ पर रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को एक तरीके से डिफाइन करने की कोशिश की गई, क्योंकि जो करंट नॉर्म है वहाँ पे बोला जाता है कि अगर टर्नओवर 1000 करोड़ के ऊपर है और 10% ऑफ एनुअल जो कंपनी का टर्नओवर है तो ये मटेरियलिटी का एक थ्रेशोल्ड बनाया गया है, जहाँ पे आपको वो ट्रांजैक्शन से वो रिलेटेड पार्टी हैं और उसको आपको रिपोर्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पर स्केल बेस्ड एक तरीके से मटेरियलिटी थ्रेशोल्ड के स्केल्स डिफाइन कर रहे हैं। अगर कंपनी का टर्नओवर 20,000 करोड़ है और 10% से ऊपर का टर्नओवर है तो वो ये दायरे में आ जाएगा। साथ ही साथ 20,000 करोड़ से 40,000 करोड़ टर्नओवर की बात करें तो 2,000 करोड़ प्लस 5% अमाउंट जो भी 20,000 करोड़ से ज़्यादा होगा वो इस दायरे में आएगा। साथ ही 40,000 करोड़ रुपए से ऊपर के टर्नओवर की अगर कंपनी है तो 3,000 करोड़ और 2.5% उसके ऊपर जो भी अमाउंट है 40,000 करोड़ के ऊपर वो इस थ्रेशोल्ड के दायरे में रखा गया। एक अपर सीलिंग भी रख दी गई है 5,000 करोड़ की, जहां पर उसको रियलिटी अगर डिफाइन करनी हो तो ये दायरा यहाँ पे खींचा गया है। जो कंसल्टेशन पेपर है वो सेबी ने जारी किया है। यहाँ पे कमेंट्स 25 अगस्त तक दिए जा सकते हैं, लेकिन सबसे ज़रूरी बात यहाँ पे ये है जो करंट नियम है जहाँ पर एक तरीके से एक ही दायरा है डिफाइन करने का रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, अब ये स्केल बेस्ड बनाकर जितना भी मटेरियलिटी हो उसको डिफाइन करना है और साथ ही साथ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस का जो दायरा है वो यहाँ पे तय करने की कोशिश की गई है।
धन्यवाद अंकुर। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन पे एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट आ रही है तो उस पर भी हमारी जो नज़र रहेगी। लेकिन यहाँ पे एक बार भारत इलेक्ट्रॉनिक्स पे देखते हैं। यहाँ पे स्टॉक में सेलिंग प्रेशर बढ़ रही है। चंदन, एक बार भारत इलेक्ट्रॉनिक्स पे आपकी राय लेंगे। स्टॉक लगभग 380 रुपये के आसपास आया है और स्टॉक डेज लो पे है और गिरावट बढ़ते जा रही है। यहाँ पे लगता है कि एक शॉर्ट्स इनिशिएट कर सकते हैं कि थोड़े और रुकें? देखिए, काउंटर ने कल के दिन रिकवरी हुई थी बट 50 डे में निकाल नहीं पाया और पिछले 6 दिनों से 50 दिन के मूविंग एवरेज को निकालने के लिए स्ट्रगल कर रहा है। इनफैक्ट पिछले लगभग 6 दिनों से 390 392 मेजर बैरियर है। तो मेरे हिसाब से 392 निकले तभी यहाँ पे शॉर्ट टर्म रिवर्सल आएगा, अदरवाइज काउंटर वापस एक बड़े दायरे में फंसेगा। तो मेरे हिसाब से 375 से लेके 390 ये ट्रेडिंग बैंड है। एज ऑफ नाउ वीकली चार्ट लोअर टॉप लोअर बॉटम बना रहा है। कल के दिन अर्ली साइन ऑफ द रिवर्सल बने थे बट फॉलो अप नहीं आ रहा है। तो आई थिंक 392 के ऊपर ही कंडीशनल ट्रेड बनेगा, अदरवाइज वेट एंड वॉच का मोड इंटेक्ट रखें। बिल्कुल। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स पे जो है विशेष राय चंदन की तरफ से। एक बार फर्टिलाइज़र सेगमेंट को एक बार नज़र डालते हैं। डायरेक्टर साहब, चंबल फर्टिलाइज़र, फैक्ट, इन सारे स्टॉक्स को एक बार फायर करें। यहाँ पे एक अच्छी बाइंग देखने मिल रही है। अमोल, फर्टिलाइज़र स्पेस से कुछ स्टॉक्स लग रहे हैं जहाँ पे इंटरेस्ट रहेगा, बना रहेगा? आई थिंक अमोल जी से टेक्निकल थोड़ी सी एरर्स आ रहे हैं, लेकिन एक बार आरसीएफ, फैक्ट, चंबल फर्टिलाइजर, सारे स्टॉक्स को फायर करें डायरेक्टर साहब। आरसीएफ, फैक्ट, चंबल फर्टिलाइजर्स, सारे फर्टिलाइजर स्पेस में एक अच्छी बज़ आ रही है। आप चंदन, एक बार फर्टिलाइजर स्पेस पे देखते हैं। यहाँ पे कुछ स्टॉक्स इंटरेस्टिंग लग रहे हैं चार्ट्स पे। जिस तरह ऑफकोर्स ये सेकंड क्वार्टर भी है, एक्सपेक्टेड है कि मानसून अच्छा कवरेज आ रहा है, सोइंग अच्छी मूवमेंट आ रही है, तो एक स्पिल ओवर इफेक्ट है। Q2 जनरली स्ट्रांग भी होता है। तो आपको लगता है कि फर्टिलाइजर स्पेस में पोजिशनली और भी अप मूव देखने मिल सकता है? देखिए, चंबल फर्टिलाइजर्स की बात करें तो काउंटर्स में नीचे के लेवल से बॉटम आउट अप्रोच देखने को मिला है बट कंसर्न ये कि फॉलो अप एक्टिविटीज नहीं देखने को मिले। बट फिलहाल आज के तौर पे देखें तो मेरे हिसाब से 535 के सपोर्ट से कहीं ना कहीं 565 तक के डाउन साइड यहाँ पे बन सकते हैं। इनफैक्ट फैक्ट में कल के दिन बॉटम आउट अप्रोच देखने को मिला, वहां पे 945 के सपोर्ट से 990 तक के टारगेट देखे जा सकते हैं। नेशनल फर्टिलाइजर्स की बात करें तो वहां पे भी बॉटम आउट अप्रोच बन रहा है। तो आई थिंक सिलेक्टिव फर्टिलाइजर में बाइंग इंटरेस्ट है और अच्छी बात है कि फर्टिलाइजर स्पेस में बाइंग इंटरेस्ट है और ये बाइंग इंटरेस्ट जो है इंटैक्ट रहने की पूरी संभावना इस वक्त तो नजर आ रही है। चंबल फर्टिलाइजर ऑन टॉप ऑफ इट ऑल 3% की तेजी के साथ बढ़िया मजबूती पर। अमोल आठवले हमारे साथ वापस जुड़ गए हैं। अमोल, दो स्टॉक्स एवेन्यू सुपरमार्ट और वेदांता लिमिटेड, दोनों पर आपका टेक जानना चाहेंगे। डिविडेंड प्ले माना जाता है। वेदांता लिमिटेड 0.5% गेन्स हैं और एवेन्यू सुपरमार्ट में भी करीब 0.5% की तेजी के साथ। निफ्टी नेक्स्ट कैटेगरी में जो ट्रेंडिंग स्टॉक्स हैं उस लिस्ट में ये दोनों स्टॉक्स जो हैं वो शामिल हैं। अमोल, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? शायद तकनीकी दिक्कत है, अमोल तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। चंदन तापड़िया, ओके अमोल, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, अभी आवाज आ रही है। जी जी, बताएं। वेदांता और एवेन्यू सुपरमार्ट दोनों पर आपके टेक क्विक व्यूज जानना चाह रही हूं मैं। आप वेदांता के बारे में पूछ रहे, राइट? जी जी जी, बिल्कुल जी, ओके। अगर हम देखा जाएंगे तो एक करेक्शन के बाद स्टॉक ने एक 420 के आसपास सपोर्ट लिया था। थोड़ा सा कंसोलिडेशन ज्यादा हो गया बट ओवरऑल अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं जो ये 2 दिन में रिवर्सल फॉर्मेशन हुआ है, मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं कंटिन्यू होने के चांसेस चार्ट्स पे काफी ब्राइट दिख के आ रहे। पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए अगर मैं देखता हूँ तो 420 जहाँ पे एक करेक्शन खत्म हुआ था, एक रिवर्सल फॉर्मेशन देखने को मिला था, वो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन रहेगा। अगर 420 के ऊपर स्टॉक रहता है तो मुझे लगता है एक टेक्निकल बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। ऑन द हायर साइड कहीं ना कहीं 450 एक रेजिस्टेंस जोन का काम करेगा। वहीं पे एक लास्ट रैली खत्म हो गया तो वहीं से एक स्टॉक में करेक्शन भी देखने को मिला था। अगर हम शॉर्ट टर्म में देखते हैं तो फिर जब तक 420 के ऊपर है, आई थिंक ये बुलिश सेंटीमेंट कंटिन्यू रहेगा। ऑन द हायर साइड 450 एक क्रूशियल रेजिस्टेंस जोन का काम करेगा। ठीक है अमोल जी, आपकी तरफ से कोई डिस्क्लेमर है? सॉरी, आवाज नहीं आ रही। डिस्क्लेमर, आपकी तरफ से कोई डिस्क्लेमर है? चलिए, अमोल का डिस्क्लेमर स्क्रीन पर हम चला रहे हैं। अमोल शुक्रिया।
तकनीकी दिक्कत के चलते आपसे ज़्यादा बात नहीं हो पाई। उम्मीद करते हैं नेक्स्ट टाइम और ज़्यादा बात करेंगे, आपका व्यू मार्केट पर और ज़्यादा ले पाएंगे। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए इसी के साथ वैसे 10 के बाजार की शुरुआत तो हम करने वाले हैं, लेकिन उससे ठीक पहले एक इम्पॉर्टेंट टेक आपको बता देते हैं। निप्पॉन लाइफ इंडिया म्यूचुअल फंड ने लद्दाख के लेह में नया ऑफिस खोला है। इसके जरिए निप्पॉन इंडिया का लक्ष्य लद्दाख में म्यूचुअल फंड में निवेश को बढ़ावा देना और फाइनेंशियल लिटरेसी को भी बढ़ावा देना है। और इस मौके पर निप्पॉन लाइफ इंडिया के ईडी और सीईओ संदीप सिक्का से खास बातचीत की हमारे सहयोगी अंकुर मिश्र ने। आइए आपको दिखाएं। Whenever we talk to any AMC head, business comes first. I want to understand from you, if you talk about penetration, if you talk about education about mutual fund, it will be very low here, and that is something which you might be aware. This is not something which you can expect in the beginning. When Mr. Malik came to you with this idea, how did you agree to it, and what was the rationale behind it? I think it's very interesting. I think I still remember when General Malik first time talked to me about this, and he also just mentioned first time his association with Leh Ladakh was in '62. It's very interesting to note the first mutual fund in India started in 1964. It's been in that same conversation we discussed. It's been 61 years. No mutual fund has ever opened a branch in Leh or Ladakh, and that's how the discussion started. Yes, we are aware of the fact the penetration is very low. We are aware of the fact business may be very low. But I think what you have to understand, I think our philosophy has been, it's more toward financial inclusion. When this discussion started, we were conscious of the fact that today Leh has a population of about 4 lakhs. 100,000 people are forces. How do we ensure the people who save us, we also ensure we give them financial security? So this is not a decision which is purely business. If you look at today, Nippon India Mutual Fund has been going into very retail markets. We are very proud to say 100% of the districts in India, we have investors. 97% of the pin codes of India, we have investors. So this has been a part of our DNA, and the board has always been guiding us. But this discussion with General Malik was, now let's go to the border areas, now give financial security to people who are giving security to the country. तो लेह में ये दफ्तर खुला है निप्पॉन लाइफ इंडिया का, और ये खूबसूरत तस्वीरें और इंटरव्यू आपके स्क्रीन पर। लेकिन चलिए शुरुआत करेंगे 10 के बाजार की हेडलाइंस के साथ।